हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, जय हिंद, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, अभिनंदन। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज के इस वीडियो लेक्चर में उड़ान बैच के अंदर। मेरा नाम है मोहम्मद आसिम। सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं सब लोगों को दिख रहा हूं? एक बार जल्दी जल्दी बता दो, फिर अपना लेक्चर आज का शुरू करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, काफी कुछ हम लोग आज सीखेंगे इसमें। हाँ जी, अगर मेरी आवाज आ रही है तो एक बार मुझे जल्दी से बता दो। एवरीवन इज एबल टू हियर मी, एवरीवन इज एबल टू सी मी। और मैं कितना आज हैंडसम लग रहा हूं वो बता दो। अगर सब कुछ मेरे ऊपर बढ़िया लग रहा है, आज मेरा बाल वाल सब सेट है, तो थम्स अप कर दो और फिर शुरू करते हैं। थोड़ी क्या एनर्जी आ जाती है। कहानी भी तो है ना इतनी बोरिंग जैसी, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। अब लोग पीते हैं क्या? रेड बुल। हमें क्या चाहिए होता है? तुम लोगों का बुल। क्या? थम्स अप। ऐसे थम्स अप लगा दो ऐसे, तो ये सींग हो गए बुल के। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है जी, वेरी नाइस। ओके, चलो बेटा शुरू करते हैं। तो देखो यार, आज के इस सेशन में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। देखो, पहली चीज जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक बार जल्दी से देख लेते हैं आउटलाइन कि हम लोग आज बेटा क्या क्या पढ़ेंगे। पहला चीज हम लोग पढ़ेंगे एक नया कंजर्वेटिज्म जो आ गया था 1815 के बाद। ना अगर आपको याद हो कि 1815 से पहले क्या हो रहा था, वहां पर मैंने बताया था किस तरीके से लिबरलिज्म की डिमांड आ गई थी और लोग पॉलिटिकल फ्रीडम और इकोनॉमिक फ्रीडम की बात कर रहे थे। बिल्कुल सही बात है। चश्मा यार, पता नहीं मेरा चश्मा संयम सर उठा ले गए, पता नहीं, यहाँ देखना पड़ेगा कहाँ पर है। संयम सर ने चश्मा ही नहीं दिया मेरा, पूछ लेना अगली क्लास में। सर आसिम सर का चश्मा वापस कर दो, बता देना उनको कि सर चश्मा नहीं मिला उनको, कह रहे थे वो शिकायत कर रहे थे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कंजर्वेटिज्म जो नया एक कंजर्वेटिज्म की स्टार्टिंग हो गया था, उस कंजर्वेटिज्म को हम लोग जो है पढ़ेंगे। फिर उसके बाद द रिवॉल्यूशनरीज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फिर हम लोग एक टॉपिक आएगा बड़ा इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए, रोमांटिसिज्म। समझ रहे हो बेटा, रोमांटिसिज्म। तुम लोग इस टॉपिक को बड़ा दिलचस्पी से पढ़ोगे कि सर ये कौन सा रोमांटिसिज्म है। ठीक है, तो रोमांटिसिज्म के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। बने रहना आज के लेक्चर में, अगर तुम लोगों को जानना है कि रोमांटिसिज्म क्या होता है, रोमांटिक कैसे हो जाते हैं लोग, तो आज जानने के लिए लेक्चर है, बने रहिएगा इस धारावाहिक में। ठीक है, इस धारावाहिक में आप लोग रोमांटिसिज्म पढ़ेंगे, आप लोगों को आपके पर्सनल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस मिलेगा। ठीक है ना, आपको पर्सनल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग सिलेसिया एपिसोड पढ़ेंगे 1845 का। ठीक है, देखो एक बात मैं तुमको बता के यहां से जा रहा हूं, और वो ये बात है बेटा कि जितना मैं पढ़ा दूंगा, जितना मैं पढ़ा दूंगा उतना ही एग्जाम में आएगा। ठीक है, हिस्ट्री किताब में बहुत सारी चीजें दी गई हैं, कुछ मुझे मिस हो जाएं, क्योंकि देखो हिस्ट्री है, अब वर्ड बाय वर्ड लाइन बाय लाइन तो देखो मैं यहाँ पढ़ाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो बिना देखे ही पढ़ाता हूं मैं। आप देखते ही हो, आई डोंट मेक पीपीटीज। मेरे यहाँ से वहां तक स्लाइड में एक शब्द भी नहीं लिखा होता है ना। तो एक आप चीज नोटिस करते होगे, अगर कोई चीज कहीं मिस हो भी जाए, कहीं मिस हो भी जाए, तो उसको डाउट मत लिख दिया करो, सर यू हैव मिस्ड दिस पॉइंट। अरे मिस कर गए तो वहां तुम अपना किताब पढ़ लो ना, मेरे से तुम क्या कॉन्सेप्ट पढ़ो, कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट पढ़ोगे कैसे हिस्ट्री पढ़ना है। तो हिस्ट्री जब पढ़ना सीख जाओगे, कुछ पॉइंट मिस भी हो जाते हैं तो वहां पर ऐड ऑन कर लो। ठीक है ना, ऐड ऑन कर लो कि हाँ ऐसा हुआ। बट एक कॉन्सेप्ट समझो हिस्ट्री का, समझ में मोटा मोटा तुमको ये आ रहा होगा कि हिस्ट्री में पता क्या होता है। हिस्ट्री में ऐसा होता है कि एक आदमी को बहुत ज्यादा सप्रेस किया जा रहा होगा, वो आदमी को बहुत दबाया जा रहा होगा। एक आदमी होगा जो बहुत ज्यादा सप्रेस करने वाला होगा, एक आदमी होगा जो बहुत सप्रेस हो रहा होगा। तो हमेशा जो आदमी पावरफुल होगा वो सप्रेस कर रहा होगा, कर रहा होगा, कर रहा होगा, कर रहा होगा। एक टाइम आएगा ये आदमी पागल हो जाएगा, कहेगा ऐसा थोड़ी होता है कि सप्रेस करते जाओगे। तो आदमी फिर क्या करेगा, पलट के पलटवार करेगा। ठीक है ना, फिर कहेगा कि तो अब तुम मेरा इंतकाम देखोगे। तो फिर ये पलट के क्या करेगा, हमला करेगा वापस, तो उसका रिवॉल्यूशन हो जाता है। क्या होता है, रिवॉल्यूशन कर देता है वो। यही चीज है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, क्लास 9 में तुमने अल्टीमेटली यही चीज पढ़ी थी बेटा, है ना। फ्रांस के लोगों की हालत बहुत खराब थी, फ्रांस के लोगों पे राजा जो था वो अत्याचार कर रहा था, इतना अत्याचार कर दिया कि फ्रांस के लोग एकदम बावले हो गए, एकदम माथा वाता आटा माजी सटकली करने लग गए कि अब तो हम राजा को झेलेंगे ही नहीं। तो उन्होंने राजा के खिलाफ क्या कर दिया, रिवॉल्यूशन कर दिया, राजा को गद्दी से उखाड़ फेंक दिया।
राजा गद्दी से फेंका तो पहली बार में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आ गई थी फ्रांस के अंदर, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। फिर भी राजा नहीं माना, राजा अंडर द टेबल ऑस्ट्रिया और प्रशिया के राजा से अंडर द टेबल अग्रीमेंट कर रहा है कि कैसे फ्रांस ने दोबारा मोनार्की ले आए। लोगों को पता चला, लोगों ने कहा ऐसे तैसे तुम्हारी, ऐसे कैसे होगा। लोगों ने कहा राजा ही हटाओ, लोगों ने फ्रांस को रिपब्लिक बना दिया। तो आपने एक चीज समझ में आई होगी, ये चीज आपने एक चीज समझ में आई होगी, ये चीज कि एक हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट चलता है कि पहले क्या हो रहा है, एक को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, दूसरे को क्या किया जा रहा है, दूसरा है एक्सप्लॉइट करने वाला। तो एक्सप्लॉइट ये चीज जो है, ये एक सिनारियो है जो हिस्ट्री में हमेशा चलता है, हमेशा चलता है। ठीक है, यस, हैव्स एंड हैव्स नॉट इज दी मेन कॉन्सेप्ट जो उत्कर्ष ने बताया। एक आदमी है जिसके पास अधिकार होते हैं, एक आदमी है जिसके पास अधिकार नहीं होते हैं। तो जिसके पास अधिकार है वो अपने उछलेगा कि भैया हमारे पास तो बहुत कुछ है, जिसके पास नहीं है वही तो आदमी होगा, वही तो आदमी होगा जो परेशान घूम रहा होगा, बावला होगा, कह रहे हमको भी चाहिए अधिकार, तो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ता है। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट दिस, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट। मैं आपको हिस्ट्री जब पढ़ाऊंगा तो क्लास 9th जो पहले नीव में रहे होंगे इससे पहले बच्चे, तो नीव वाले बच्चों को पता होगा मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, हिस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे। कॉन्सेप्ट क्या होंगे वो आप समझोगे। क्या कॉन्सेप्ट है? पहला कॉन्सेप्ट है हिस्ट्री का E इक्वल्स टू E। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपको मेरे सारे लेक्चर में मिलेगा। आपने खाली मैथ्स में फॉर्मूले पढ़े होंगे, लेकिन ये मैं फॉर्मूला आपको हिस्ट्री का बता रहा हूं। E इक्वल्स टू E। सर क्या है E इक्वल्स टू E? E इक्वल्स टू E क्या है? देखो E का एक मतलब होता है यहां पर एम्पायर। क्या मतलब हुआ? एम्पायर। एम्पायर मतलब एक बहुत बड़ा साम्राज्य हो गया। और E का एक मतलब क्या हुआ? इकोनॉमी। क्या मतलब हुआ? इकोनॉमी। देखो हिस्ट्री का पहला फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला हिस्ट्री का क्या है? कभी भी हिस्ट्री पढ़ना तो ये फॉर्मूला लगा लेना, कुंजी बता रहा हूं, कुंजी। हिस्ट्री तुम कोई भी लेवल की पढ़ो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, IAS, PCS, कहीं की भी हिस्ट्री पढ़ोगे, एक चीज कॉमन मिलेगी और वो है E इक्वल्स टू E। क्या है ये फॉर्मूला? हमेशा जिंदगी भर याद रखना, हमेशा जिंदगी भर याद रखना। और वो फॉर्मूला क्या है? वो है कि एम्पायर इक्वल्स टू इकोनॉमी एंड इकोनॉमी इक्वल्स टू एम्पायर। मतलब इसको दूसरी तरीके से याद करना, इसको लिखना, एम्पायर कैन नॉट सर्वाइव, एम्पायर कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इकोनॉमी, विदाउट इकोनॉमी। अब देखो मैं जो बेटा पढ़ा रहा हूं ना, ये मैं, अब तुम लोग सोचोगे सर क्लास स्टार्ट करो, भाई क्लास स्टार्ट हो चुकी है, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यही कंसेप्ट अब आपके हिस्ट्री में लगने वाले हैं। तो कोई भी टीचर आपको ये कंसेप्ट नहीं बताएगा, टीचर क्या करेगा? एनसीईआरटी खोल के पढ़ाना शुरू कर देगा। मैं चाहता हूं कि हिस्ट्री को समझो। अब अगर आपने हिस्ट्री की एक कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको रटने में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है? एम्पायर कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इकोनॉमी, एम्पायर कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इकोनॉमी। यानी अगर इकोनॉमी नहीं है अच्छी, अगर देश की इकोनॉमी अच्छी नहीं है तो उसका एम्पायर नहीं चल पाएगा। अगर देश की इकोनॉमी अच्छी नहीं है तो उसका एम्पायर नहीं चल पाएगा। यही चीज तो हुआ था फ्रांस के अंदर। फ्रांस की इकोनॉमी गिर रही थी, बैंकरप्सी की तरफ जा रही थी, तो एम्पायर फॉल डाउन हो गया। यही चीज तो हुआ था और जगह पे भी, जहां पर जैसे हम बात करें अफगानिस्तान की, अभी अफगानिस्तान में तालिबान आ गया, अफगानिस्तान की सरकार, इकोनॉमी बहुत बुरी तरह गिर रही थी, है ना, तो वहां पर क्या हो गया? एम्पायर गिर गया। श्रीलंका में यही हो रहा है अभी, श्रीलंका में इमरजेंसी लग गई, फूड क्राइसिस हो गया। वहां क्या हो रहा है? श्रीलंका की इकोनॉमी बहुत बुरी गिर गई, तो वहां की सरकार नहीं चला पा रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, यही इंडिया में हो रहा था। देखो इसको तुम ऐसे देखो, यहां पर देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इकोनॉमी डज नॉट इक्वल्स, इकोनॉमी इक्वल्स टू एम्पायर। अगर आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है तो एम्पायर ही बहुत अच्छा होगा। कैसे? समझो जरा इस बात को। इंडिया की बात करते हैं फॉर एग्जांपल। इंडिया को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, इंडिया वाज कॉल्ड एज द गोल्डन स्पैरो। ठीक है ना, इंडिया वाज कॉल्ड एज द गोल्डन स्पैरो। क्यों? क्योंकि इंडिया में गोल्ड भरा हुआ था, इंडिया में बेटा गोल्ड भरा हुआ था, है ना। इंडिया में गोल्ड कैसे आया? ट्रेड की वजह से आया, है ना। आपको पता होगा कि भाई ये वेस्टर्न कंट्रीज थे, ठीक है, वेस्ट कंट्रीज थे जो वेस्ट में थे, और इधर था ईस्टर्न कंट्रीज यानी इंडिया और चाइना। तो ये जो वेस्टर्न नेशंस थे, यहाँ पर नवंबर से लेकर फरवरी तक क्या होता है बेटा? यहाँ पर रहती है स्नो, बर्फ जमी रहती है। ठीक है, तो इन वेस्टर्न कंट्रीज को सरवाइव करने के लिए इनको चाहिए थे मसाले, और मसाले कहाँ मिलते थे? मसाले वो वाले नहीं, मसाले खाने वाले मसाले। तो इनको मसाले जो चाहिए तो कहाँ मिलते थे? स्पाइसेस मिलते थे ईस्ट में। तो ये वेस्टर्न कंट्रीज जाते थे ईस्ट मसाले लेने के लिए। क्यों? ताकि वो मसाले लेके वापस जब आएंगे तो अपने वो फूड पे
उन मसालों को लगा देंगे तो उस मसाले को लगाने से खाना प्रिजर्व हो जाता है, ठीक है। तो इन वेस्टर्न कंट्रीज को चाहिए होते थे स्पाइसेस। अब जब उनको स्पाइसेस चाहिए होते थे तो ये जाते थे स्पाइसेस लेने, बदले में इंडिया को क्या दे के आते थे? बदले में दे के आते थे गोल्ड एंड सिल्वर। दैट इज वाई इंडिया टर्न इनटू अ सिंक ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। इसलिए भारत जो है वो गोल्ड और सिल्वर के एक पूरे डलिया बन गया गोल्ड एंड सिल्वर का भारत में, क्योंकि सारे वेस्टर्न कंट्रीज यहां आते थे, इंडिया से गोल्ड एंड सिल्वर, इंडिया से मसाले लिए, चाय लिया और चले गए, बदले में भारत को सोना चांदी दे गए। दैट इज वाई इंडिया टर्न इनटू अ सिंक ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, दैट इज वाई इंडिया वाज कॉल्ड एज गोल्डन स्पैरो। अब इंडिया की इकोनॉमी बहुत तगड़ी थी, समझना, इकोनॉमी बहुत बढ़िया बढ़िया, सोना ही सोना भरा हुआ है, लेकिन सोना बहुत भरा हुआ है, लेकिन क्या इंडिया में कोई एक शासक था जो पूरे इंडिया को रूल कर रहा था? नहीं। मुगल भी आए तो क्या हुआ? मुगल एक पर्टिकुलर एरिया को रूल कर रहे थे, बाद में मुगल अपने आप आपस में लड़ाई करने लग गए। यही अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री में जाओगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा एनटीएससी के अंदर, जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पर पता चलेगा आपको कि 9th और 10th 9th 7th 8th सेंचुरी के आसपास, ड्यूरिंग द 7th and 8th सेंचुरी, आप देखोगे यहां पर जब, तो इस सेंचुरी में राजपूत, इन्होंने अपने आप में एक ट्रिपटाइट स्ट्रगल शुरू कर दिया था, राजपूत अपने आप में लड़ने लग गए थे। 10th सेंचुरी आते आते राजपूत डिक्लाइन होने लग गए। जब राजपूत वीक हो गए, यानी एम्पायर राजपूतों का वीक हो गया, इसका फायदा किसने उठाया? मुसलमानों ने। इस्लामिक इन्वेजन हो गया इंडिया में। जब एम्पायर वीक हो गया, अगर एम्पायर वीक हो जाएगा तो भैया इकोनॉमी तो लुटी जाएगी, है ना। ऐसे ही हुआ मुस्लिम के टाइम्स पे, मुस्लिम का एम्पायर का डाउनफॉल हुआ, जैसे ही डाउनफॉल हुआ वैसे ही उसका फायदा किसने लिया? अंग्रेजों ने लिया। समझ रहे हो बात को? तो मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट ये समझाना चाह रहा हूं कि इकोनॉमी, एम्पायर कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इकोनॉमी। एम्पायर इकोनॉमी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता, एंड इकोनॉमी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अ स्ट्रॉन्ग एम्पायर। ये दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। आपका अगर एम्पायर बहुत, अब देखो इंडिया में, देखो क्या हुआ, इंडिया का एम्पायर, इंडिया इकोनॉमी बहुत तगड़ी, इंडिया में क्या था? गोल्ड एंड सिल्वर भरा पड़ा था, ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर भरा पड़ा हुआ है, लेकिन क्या इंडिया के पास एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर था? नहीं था। दैट इज वाई महमूद गजनी रेड्स इंडिया 17 टाइम्स फ्रॉम नागरकोट टू सोमनाथ। सोमनाथ से नागरकोट तक महमूद गजनी ने भारत को 17 बार रेड किया। वाई? क्योंकि इंडिया डिड नॉट हैव एनी वन सेंट्रल एम्पायर। एक सेंट्रल एम्पायर इंडिया के पास नहीं था, एक शासक नहीं था जो भारत को पूरे राज कर रहा था या भारत पे कंट्रोल करता। दैट इज वाई उसका एडवांटेज बाहर की पार्टी ने ले लिया, दैट इज वाई उसका एडवांटेज दूसरी पार्टी ने ले लिया। यही चीज हुआ जब अंग्रेज इंडिया आए, जब मुसलमानों का, जब मुस्लिम्स, व्हेन इस्लामिक इन्वेजन, जब इस्लामिक जो एम्पायर था, व्हेन इस्लामिक एम्पायर स्टार्टेड टू डिक्लाइन, जब इस्लामिक एम्पायर गिरने लग गया, इसका एडवांटेज अंग्रेजों ने ले लिया। अगर कोई सेंट्रल पावर नहीं है तो यही होना ही है। मैं आपको, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं सिंपल सा एक एग्जांपल दे रहा हूं, सिंपल सा एग्जांपल क्या है? अगर आपका घर है और आपके घर में अगर पड़ा हुआ है गोल्ड, आपके घर में गोल्ड और सिल्वर भरा हुआ है, इस घर में गोल्ड एंड सिल्वर है, लेकिन आप घर में ताला मत लगाइए, आप चले जाइए घूमने गोवा। आप गोवा चले गए घूमने, आपके घर का सामान गोवान हो जाएगा। आप गोवा गए घूमने, आपका घर का सामान गौन हो जाएगा, गोवा गोवान। मतलब कहने का क्या है? इकोनॉमी बहुत बढ़िया है घर की इकोनॉमी बहुत तगड़ी है, लेकिन घर की रक्षा करने के लिए एम्पायर कोई तगड़ा नहीं है। घर को सुरक्षा करने के लिए एम्पायर अच्छा नहीं है, राइट। तो जब आपका एम्पायर स्ट्रांग नहीं है, इकोनॉमी है, तो चोरी तो होनी है, यही तो हो रहा है। एम्पायर बहुत तगड़ा लेकिन इकोनॉमी बहुत तगड़ी, एम्पायर बेकार है, तो मतलब चोरी हो जाएगी, ठीक है ना, चोरी हो जाएगी, ठीक है। और अगर एम्पायर बहुत वीक है तो चोरी तो होगी, लेकिन एम्पायर बहुत अच्छा है लेकिन इकोनॉमी नहीं है तो एम्पायर एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। अरे बिना पैसे के कैसे सरकार चलाओगे? फ्रांस में यही तो हो रहा था। लुईस 16 तगड़ा एम्पायर था, लेकिन फ्रांस की इकोनॉमी गिर चुकी थी, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको इतना समय दिया, 15 मिनट, ये मैंने खाली आपको हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट बताया बेटा, कॉन्सेप्ट। हिस्ट्री की क्लासेस पढ़ो, लोग हिस्ट्री में सिर्फ आते हैं, एनसीईआरटी पढ़ा के चले जाते हैं, लेकिन अब से जब तुम हिस्ट्री पढ़ो तो आज की क्लास का पहला फॉर्मूला याद रखना। मैं तुम्हें हिस्ट्री की क्लास देता रहूंगा, लेकिन हिस्ट्री की क्लास के साथ साथ मैं तुम्हें हिस्ट्री के पढ़ने के फॉर्मूले भी दूंगा। पहला फॉर्मूला है जो हिस्ट्री को पढ़ने का है, वो है E = E, ठीक है ना। अगर एम्पायर अच्छा है तो आप इकोनॉमी को बचा पाओगे, और अगर इकोनॉमी बहुत तगड़ी है तो एम्पायर अपने आप बहुत तगड़ा होगा।
ठीक है ना, जितना बढ़िया एम्पायर, जो आप मैथ्स में पढ़ते हो ना, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। अगर एम्पायर बहुत तगड़ा है तो उसकी इकोनॉमी बहुत तगड़ी हो जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका, जैसे फॉर एग्जांपल रशिया। एम्पायर बहुत तगड़ा, प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल है, इकोनॉमी देख लो क्या तगड़ी है। रशिया ने इतने ज्यादा मिसाइल मारे यूक्रेन में, उसके बाद भी रशिया की इकोनॉमी रिवाइव कर गई, क्योंकि एम्पायर इज वेरी स्ट्रांग। ठीक है, सिमिलरली एम्पायर इज स्ट्रांग, इकोनॉमी विल बी स्ट्रांग। अब देखो जरा उल्टा, अफगानिस्तान, एम्पायर घटिया, वहां बच्चा बड़े होते ही वो नहीं मांगता है कि हमको आप किताब दे दो, वहां बड़ा बच्चा, अफगानिस्तान में बच्चा बड़ा होता ही कहता है AK-47 दो, गन दो, मारेंगे, ठाए 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 खेलेंगे। तो वहां पर एक अंपायर बेकार। अगर अंपायर बेकार है तो वहां की इकोनॉमी, अगर आप अफगानिस्तान की इकोनॉमी देखोगे तो अफगानिस्तान की इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन डेट्स, खजूर, ड्राई फ्रूट, सॉरी नॉट डेट्स, ड्राई फ्रूट्स। अफगानिस्तान की इकोनॉमी बेटा ड्राई फ्रूट्स पे चलती है, खाली बादाम, काजू, किशमिश, इन पे चलती है। अब उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है अफगानिस्तान की, बट अफगानिस्तान इज ऑलवेज हैविंग द प्रॉब्लम कि उसका अंपायर अच्छा नहीं रहता है, आए दिन सरकार गिर जाती है। ठीक है, पाकिस्तान देख लो, मतलब आई कैन गिव यू सेवरल एग्जांपल्स, प्लीज सी। E इक्वल्स टू ई, इस फॉर्मूले को रट लीजिए हमेशा, आपको क्या, आपको हिस्ट्री के साथ साथ आपको जिंदगी में अप्लाई करने काम आएगा। सी पाकिस्तान, क्या प्रॉब्लम आई पाकिस्तान में? पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम आई? पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह आई कि वहां का अंपायर बहुत बेकार रहता है। कोई भी आदमी आज तक, वहां का कोई भी जो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान में, कोई भी प्राइम मिनिस्टर आज तक 5 साल पूरे नहीं कर पाया। जब वहां पर एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, एक अच्छा अंपायर नहीं बनता है पाकिस्तान में, तो उसकी इकोनॉमी भी इसलिए क्या होती है, बहुत ही घटिया रहती है। इसलिए पाकिस्तान इज ऑलवेज इन ट्रबल, ऑलवेज इन ट्रबल। सी एक तरफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की बात करिए, सेम कॉन्सेप्ट, अंपायर वहां बहुत बेकार है, आए दिन तालिबान कैप्चर कर लेता है, बड़ी मुश्किल से सरकार बनी थी, फिर वहां तालिबान ने कैप्चर कर लिया, अंपायर गिर गया, अंपायर गिर जाएगा तो इकोनॉमी गिर जाएगी। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी अदर हैंड देखो, सी यूएसए, सी यूके, सी रशिया, दीज आर दी कंट्रीज जिनके प्राइम मिनिस्टर या जिनके प्रेसिडेंट, इनका अंपायर बहुत तगड़ा है। सी चाइना, चाइना अंपायर बहुत तगड़ा है इनका। अगर अंपायर तगड़ा होगा, अगर अंपायर तगड़ा है तो ऑब्वियसली इकोनॉमी इसकी बहुत तगड़ी होगी। आप बता दो इन कंट्री में किसी की इकोनॉमी तगड़ी नहीं है क्या? सारी कंट्री की इकोनॉमी बहुत तगड़ी है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अब जरा इंडिया की पोजीशन लगा के देखो उस पे। इंडिया, अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें, एंशिएंट टाइम्स, इंडिया को गोल्डन स्पैरो बोलते थे। इंडिया वाज कॉल्ड एज द गोल्डन स्पैरो। क्या होता है गोल्डन स्पैरो से? यहां पर क्यों बोल रहे थे? क्योंकि इंडिया में उस वक्त यहां पर था राजपूत का टाइम। ठीक है ना, एम्पायर बहुत स्ट्रांग था, वेरी स्ट्रांग एम्पायर राजपूतों का टाइम, बहुत। हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, बड़ा भयानक एम्पायर था, कोई टक्कर का नहीं था थानेश्वर से, राइट? बहुत तगड़ा एम्पायर था, और इसीलिए इकोनॉमी बहुत अच्छी थी। इकोनॉमी गोल्डन स्पैरो बोला जाता था, इकोनॉमी बहुत ओपी। तो चूंकि एम्पायर बहुत तगड़ा था इसलिए इकोनॉमी बहुत तगड़ी थी। लेकिन व्हेन राजपूत स्टार्टेड टू डिक्लाइन, जब राजपूत आपस में लड़ने लग गए, तो राजपूतों का जब डिक्लाइन हो गया तो क्या हुआ? पहले इंडिया इस कैटेगरी में आ रहा था, जब राजपूतों का डिक्लाइन हुआ तो इससे क्या हुआ? बाहर के लोगों को फायदा मिल गया। जब आपके घर में लोग लड़ने लगेंगे तो इसका फायदा पड़ोसी उठाएगा कि नहीं उठाएगा? बिल्कुल उठाएगा, बिल्कुल उठाएगा। यही फायदा मुसलमानों ने उठाया। एंड मुस्लिम का फॉरेन इन्वेजन होता है फ्रॉम महमूद गजनी, ये इन्वेड्स इंडिया। महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, ये सब लोग इन्वेट करते हैं और फिर इस्लामिक रूल स्टैब्लिश हो जाता है। इस्लामिक रूल चल रहा था, लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707, औरंगजेब की डेथ के बाद वहां पर मुगल के एम्परर्स इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं बचते हैं। ठीक है ना, तो फिर से एक बार एम्पायर डिस्टर्ब हो जाता है। एम्पायर डिस्टर्ब हुआ, इकोनॉमी गिरने लगी, इसका फायदा सीधे उठा लिया किसने? अंग्रेजों ने। ठीक है, अमन कुमार, इफ यू आर फाइंडिंग दिस वेस्टेड यू कैन लीव दी क्लास। तुम्हें सिर्फ अगर एनसीईआरटी पढ़ना है, जीवन को नहीं सीखना है, तो आपकी गलती, आपकी दिक्कत है। आपको इस प्लेटफॉर्म में मत आइए फिर। इफ यू वांट टू लर्न, इफ यू वांट टू लर्न समथिंग डिफरेंट जो अदर प्लेटफॉर्म्स पे नहीं मिलता है, ये आपको कोई नहीं सिखाएगा, है ना? क्योंकि वहां पर डर ये लगा रहता है टीचर को कि बच्चे लिख देंगे टाइम वेस्टेड। दिस इज नॉट टाइम वेस्ट, यू आर लर्निंग समथिंग, यू आर लर्निंग। मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं,
मैं आपको हिस्ट्री चैप्टर चल रहा है, आपको लग रहा होगा जब सर एनसीईआरटी की लाइन पढ़ेंगे तभी चैप्टर शुरू होगा। अरे भाई साहब चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको यूरोप की स्थिति बताने जा रहा हूं। अब देखो यूरोप की स्थिति क्या थी। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस थिंग नाउ अंडरस्टैंड। अगर तुमने इतना नहीं सुना अब तुम यूरोप के बारे में नहीं समझ पाओगे, रिवाइंड कर लेना। अब देखो यूरोप, सी द कंडीशन ऑफ यूरोप। क्या स्थिति है यूरोप के अंदर, कौन सरवाइव कर रहा है वहां पर, मोनार्की। यूरोप में मैंने क्या बताया था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है। एक बच्चे का डाउट आया था कि सर फ्रांस में चीजें शुरू हुई लेकिन ब्रिटेन से कैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। ब्रिटेन में हुआ था क्या, ब्रिटेन में हुआ था बेटा, ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। व्हाट इज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यहां पर हर चीज जो है वो इंडस्ट्री से चल रही होगी। तो ब्रिटेन की इकोनॉमी बहुत तगड़ी हो गई। जब इकोनॉमी, लोगों का पैसा आ जाता है ना, तो पैसा अगर आ गया लोगों के पास तो जीवन से रिलीजन निकल जाता है। दिस इज हैपनिंग, ये हो जाता है। आप देखो चाइना, कोई रिलीजन है वहां, लोग धर्म पे लड़ाई करते हैं नहीं। यूएसए, कोई धर्म पे लड़ाई लड़ रहा है नहीं। रशिया यूक्रेन किस बात पे लड़ाई लड़ रहे हैं, धर्म पे नहीं, नाटो पे। पीपल आर हैविंग द इश्यूज टू फाइट ऑन नॉन रिलीजियस पॉइंट्स। यूक्रेन और रशिया में लड़ाई हो रही है नाटो को लेकर। यूएसए की लड़ाई कभी होती है तो रिलीजन पे नहीं होती। यूके कभी लड़ता है तो रिलीजन पे नहीं लड़ता। बट कंट्रीज लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान, वी फाइट ऑन रिलीजन। रिलीजन एंड रीजन, यू नो व्हाट इज द रीजन लड़ने का, लड़ने का रीजन इज इलिटरेसी। इलिटरेसी, इलिटरेसी, पढ़े लिखे लोग नहीं है। अगर लोगों के पास नौकरी होगी, सेकंड सेकंड रीजन व्हाई वी फाइट ऑन रिलीजन, सेकंड रीजन अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयड पीपल। लोगों के पास नौकरी नहीं है तो पत्थर तो मारेंगे ही। अभी वही लोगों को नौकरी पे जाना हो और उनको पता चले कि भैया अगर नौकरी पे नहीं गए तो हमारा बॉस हमारी सैलरी काट लेगा, तो वो पत्थर फेंकने जाएंगे, वो लाठी मारने जाएंगे, वो क्या करने जाएंगे कि वो नौकरी करने जाएंगे। ऑब्वियसली दे विल गो फॉर द जॉब। ये तो लोग विल्ले बैठे हुए हैं, चले जाते हैं विल्ले पीपल। आई एम टॉकिंग अबाउट एनी रिलीजन, एनी। ये उन्हीं लोग, वही लोग करते हैं जिनके पास काम नहीं होता है। अब यूरोप की बात देखते हैं। तो यूरोप और फ्रांस, फ्रांस का मैंने स्थिति बताया आपको। फ्रांस की स्थिति से ही समझ में आता है, जब फ्रांस में मोनार्की थी तो मोनार्की इकोनॉमी गिर रही थी। जब लुइस 16 इकोनॉमी गिरने लगी मतलब एम्पायर गेटिंग वीक, इकोनॉमी वीक हो गई थी तो एम्पायर गेटिंग वीक, तो लोग परेशान हो गए थे। जब लोग परेशान हो गए, जब लोग परेशान हो गए तो लोगों ने रिवोल्ट कर दिया। सीधी बात होती है, सीधा कॉन्सेप्ट यही होता है। देखो एक दो तरीके के लोग होते हैं, क्या होगा, एक होंगे हैव्स। हैव्स मतलब जिनके पास अधिकार हैं, राइट्स हैं, इनको राइट्स मिलते हैं। एक होते हैं बेटा हैव्स नॉट। दुनिया में सिर्फ दो ही तरीके के लोग मिलते हैं आपको, सिर्फ दो तरीके के मिलेंगे और कोई नहीं मिलेगा। इनको राइट्स जो है, इनके पास राइट नहीं होंगे, नहीं होंगे, ठीक है, इनके पास राइट नहीं होंगे। अब अगर ये लोग जो हैं इनके पास राइट है नहीं, इनके पास राइट है, तो ये लोग क्या करेंगे भाई, ये लोग इनको क्या करेंगे, एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट करेंगे। होता है ना, तुम दो भाई, तुम लोग दो भाई हो, भाई बहन हो। अब पापा तुम्हारे लिए चॉकलेट लेके आए और दूसरे बच्चे के लिए चॉकलेट लेके ना आए, तो दूसरा वाला बच्चा क्या बैठा रहेगा चुपचाप, वो छीनने लग जाएगा तुमसे या पापा की चढ़ाई कर देगा, हमारे लिए क्यों लेके नहीं आए। यही बात यहां पर है। अगर किसी के पास चॉकलेट है और किसी के पास नहीं है, तो जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा, वो अपना हक मांगेगा कि पापा अगर एक चॉकलेट लेके आए तो हमको भी आधी दो। होगा कि नहीं होगा, यही चीज यहां पर इनका क्या होगा, रिवॉल्यूशन होगा। इतिहास में सिर्फ इतना ही हुआ है, जब रिवॉल्यूशन होगा तो इनकी सरकार गिर जाएगी और उसके बाद इन लोगों की सरकार आ जाएगी। फ्रांस में यही चलता रहा, दिस साइकिल कंटिन्यूड, ये साइकिल चलती रही। पहले वहां पर सिटीजन्स थे फ्रांस के अंदर, ठीक है, और यहां पर कौन था, यहां पर मोनार्क था लुइस 16। ये लोगों को परेशान कर रहा था, सिटीजन्स ने क्या किया, रिवॉल्यूशन कर दिया, रिवॉल्यूशन किया, मोनार्क को खत्म किया, फिर ये लोग पावर में आ गए। ठीक है ना, समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है ये बात। बेटा ये कॉन्सेप्ट है,
दीज आर दी कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री। रट लोगे, देखो रटना तो पड़ेगा हिस्ट्री को, लेकिन अगर समझोगे कॉन्सेप्ट तो रटना आसान हो जाएगा। अभी तक की कहानी मैंने तुमको क्या बताई है यूरोप की, यूरोप की कहानी समझो। अब कल की जो कहानी आ रही है याद करो, मैंने आपको कल की कहानी बताया था क्या, मैंने बताया था सर एक तरफ थे एरिस्टोक्रेसी, याद करो, एक तरफ क्या है एरिस्टोक्रेसी है ना, यानी एलीट क्लास, वो क्लास जिसके पास हैव्स अधिकार थे, और एक तरफ क्या थी, एक तरफ थे पीजेंट्स, क्या थे पीजेंट्स, ठीक है ना, पीजेंट्स, यानी ये कौन हो गया, ये हैव्स नॉट हो गए, इनके पास कोई भी अधिकार नहीं था, ये लोग होते थे एक्सप्लॉइट, इन लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता था, एक्सप्लॉइटेड, और ये लोगों को ये लोग एक्सप्लॉइट करते थे। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, हुआ ये कि यहां पर ब्रिटेन में होता है व्हाट, ब्रिटेन में क्या हुआ, ब्रिटेन में हो गया था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से क्या हुआ, यहां पर सब चीजें मशीन से चलने लगी। अब मशीन को कौन आदमी चला पाएगा, जो आदमी थोड़ा बहुत एजुकेटेड होगा। भैया ये लोग तो मशीन चलाना जानेंगे नहीं, ये लोग तो क्या जानते हैं, ये लोग क्या जानते हैं, खाली बीड़ी पी सकते हैं, ये चुनाई करेंगे, घर बनाएंगे, तसला उठाएंगे, लकड़ी उठा के ले जाएंगे, यहाँ वहां भैंस चराएंगे, ये काम करेंगे ये लोग तो। लेकिन ये लोग जो हैं ये थोड़े एजुकेटेड क्लास हैं, इनको क्या समझ में आया, इनको समझ में आया कि ये जो क्लास है ये वाला एक्सप्लॉइट करता है इनको, ये हो गई मिडिल क्लास, ये हो गई मिडिल क्लास। अब जब मिडिल क्लास सामने आया, मिडिल क्लास सामने आया, तो मिडिल क्लास को समझ में आया कि भैया ये तो यहां पर गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इन्हीं का रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, इन्होंने रिवॉल्यूशन करना शुरू किया। क्यों, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो एम्पायर है वो एम्पायर गलत काम कर रहा है, वो एम्पायर गलत काम कर रहा है, इसलिए इन लोगों को बचाने के लिए या फिर अपने अधिकारों को लड़ने के लिए इन लोगों ने क्या किया, दे स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर लिबरलिज्म। ये क्या मांगने लगे, लिबरलिज्म। लिबरलिज्म मतलब कैसा लिबरलिज्म, इन्होंने कहा दो प्रकार का लिबरलिज्म, पॉलिटिकल लिबरलिज्म यानी पॉलिटिकल फ्रीडम, पॉलिटिकल लिबरलिज्म लिखो या फ्रीडम लिखो एक ही बात है, या दूसरा इकोनॉमिक लिबरलिज्म, दूसरा इकोनॉमिक लिबरलिज्म यानी इकोनॉमिक फ्रीडम। तो इन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, इन लोगों के पास तो वोटिंग के लाइसेंस भी नहीं है, इनको वोटिंग का अधिकार दो, पॉलिटिकल फ्रीडम हो गया, इन लोगों को इक्वल राइट दो, पॉलिटिकल फ्रीडम हो गया, सरकार जो बनेगी इनके मतलब से, इनके इनके कहने से बने तो ये पॉलिटिकल फ्रीडम हो गया। यानी अब इनको हटाओ, ये एलीट क्लास क्या है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, इनको हटाओ, ये हटाओ, इनको हटाओ, ठीक है ना। तो अब दूसरी इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा इकोनॉमिक लिबर्टी दो, जो बैरियर्स आ रहे हैं बिजनेस करने में वो बैरियर खत्म करो, ठीक है ना, बैरियर खत्म करो। इस तरह की डिमांड जो है वो ये लोग करने लग गए थे, ये लोग करने लगे, यहां तक समझ में आ गया। ये था आपका लास्ट का जो मैंने आपको रिवाइज कराया, आई गेव यू द कांसेप्ट। एरिस्टोक्रेसी मतलब सर, एरिस्टोक्रेसी स्टैंड फॉर बेटा एलीट क्लास, मतलब जो अमीर तबका का लोग था, जो अमीर तबका था, जो एक तरीके से यूरोप को चला रहा था। भाई ये एरिस्टोक्रेसी है, एलीट क्लास है, ये लैंडेड क्लास है, लैंड मतलब जमीन इनके पास थी, ये लैंडेड क्लास है, इनके पास जमीनें होती थी। अब इनकी जमीन पे कौन काम करेगा, ये तो अमीर है ना, ये अपनी जमीन पे थोड़ी काम करेंगे, ये लोग अपनी जमीन पे थोड़ी काम करेंगे, इनकी जमीन पे कौन काम करेगा, ये लोग इनकी जमीन पे काम करेंगे। तो ये लोग जो काम करते थे, ये वाले लोग इनका कोई ध्यान नहीं देते थे, कहते थे तुम भाई तुम 24 घंटे काम करो, कोई रियायत नहीं, 24 आवर्स काम करवा रहे हैं और सैलरी एक नहीं दे रहे हैं, सैलरी एक नहीं दे रहे हैं, समझ में आ रही है, ये प्रॉब्लम यहां पर एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है। तो एक तरीके से लिबरलिज्म की डिमांड थी कि भैया पॉलिटिकल लिबर्टी लाओ और इकोनॉमिक लिबर्टी लाओ। इन लोगों ने डिमांड करी कि भैया पॉलिटिकल लिबर्टी होनी चाहिए और इकोनॉमिक लिबर्टी होनी चाहिए। नाउ हैविंग अंडरस्टूड ऑल दीज पीपल, हैविंग अंडरस्टूड ऑल दीज पीपल, सर एजुकेटेड क्लास पढ़े लिखे, ऑब्वियसली पढ़े लिखे होंगे, जरूरी थोड़ी है पढ़े लिखे हों, भाई ये जो लैंडेड क्लास है, जमीन बहुत है, पैसा बहुत है, अब जरूरी थोड़ी है कि आदमी पढ़ने लिखने से पैसा पाएगा, पैसा पाने का तरीका क्या है, इन्होंने कब्जा करके इन्होंने रख ली, जमीन बहुत है इनके पास, उससे अमीर है, ठीक है ना। ब्रिटेन के नीचे क्या लिखा है बेटा, ये लिखा है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, दिस इज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है ना। नाउ प्लीज अपने लेक्चर में अब आगे लिखिए वहां से, प्लीज राइट, आफ्टर आपने इतना समझ लिया, नाउ प्लीज लेट्स स्टार्ट विद द न्यू थिंग्स। नाउ प्लीज सी, चलिए यहां तक क्लियर हो गया। इंपीरियलिज्म तब समझाऊंगा जब वहां पहुंचूंगा, आगे से पहले पहले इंपीरियलिज्म मत समझो, ठीक है ना।
जितना पढ़ा रहे हैं, जिस तरह से पढ़ा रहे हैं उस तरह से पढ़ते जाओगे तो बहुत सही होगा। एक बच्चे कुछ डाउट पूछ रहे हैं, सर जो मैडम डाउट सॉल्व कर रही हैं आप लोगों की, जो मैम है जो डाउट सॉल्व कर रही हैं, वो मुझे बता रही हैं कि सर ये डाउट आ रहा है। तो बच्चे वहां पूछ रहे हैं सर ये जो आप पढ़ा रहे हैं वो इधर उधर है। अरे भाई ये समझो ना कि जो मैं पढ़ा रहा हूं भले इधर उधर है, लेकिन यही तो काम है टीचर का कि मैं इधर उधर की चीजों को कनेक्ट कर रहा हूं। अगर सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो कनेक्ट नहीं कर पाओगे जैसे मैं तुम्हें कनेक्ट कर रहा हूं। दिस इज कनेक्टिविटी। कभी भी पढ़ाई करो, ऑलवेज इंटरकनेक्ट द थिंग्स। अभी जो मैं आज तुमको पढ़ा रहा हूं ना बेटा, तुम दिसंबर में मुझे याद करोगे जब मैं तुम्हें लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी पढ़ाऊंगा। मैं तुमको ज्योग्राफी भी पढ़ा रहा हूं उसमें, मैं तुमको हिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूं उसमें। तुम्हें आज यकीन नहीं होगा, तुम्हें आज से 2-3 महीने बाद होगा। उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है। सत्यम कह रहा है सर लिबरलिज्म का प्लीज एक बार आप बता दो। लिबरलिज्म मतलब होता है बेटा लिबर्टी, लिबरलिज्म यानी आजादी, फ्रीडम, फ्रीनेस, ये है लिबरलिज्म। वो लोग दो तरह के लिबरलिज्म की बात कर रहे थे। कैसा फ्रीडम हो? पॉलिटिकल फ्रीडम, मतलब लोगों को वोट करने का अधिकार हो। कैसा फ्रीडम हो? इकोनॉमिक फ्रीडम, यानी लोगों का जो बिजनेस करने में, ट्रेड करने में जो अड़चने आ रही है वो अड़चने ना आए, ठीक है। अब आगे देखिए कि जब इस तरह की डिमांड थी, समझिएगा लिबरलिज्म की डिमांड आपको पता हो गई। लिबरलिज्म जो है वो दो तरह की डिमांड कर रहा था। एक तो वो कर रहा था क्या? एक तो वो कर रहा था पॉलिटिकल फ्रीडम की बात कर रहा था, एक तो बात कर रहा था पॉलिटिकल फ्रीडम की, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, और दूसरा बात कर रहा था इकोनॉमिक फ्रीडम की। इस तरह की बातें हो रही थी, इस तरह की बातें हो रही थी। बट हुआ क्या, हुआ क्या कि जब नेपोलियन था, ही टुक द थिंग्स बैक टू नॉर्मल सफरेज, ही टुक लिमिटेड सफरेज। यानी जब नेपोलियन आया, नेपोलियन जब था, नेपोलियन आया जब यूरोप के अंदर, तो नेपोलियन जो है ही took the things back to what? He took the things back to limited suffrage। याद करिए जब उसका सिविल कोड आया था, याद करिए जब उसका सिविल कोड पढ़ाया था मैंने आपको 1804 में, उसके बैड पॉइंट्स में क्या पढ़ाया था मैंने? बैड पॉइंट्स में पढ़ाया था मैंने क्या? बैड पॉइंट्स में पढ़ाया था कि उसने वुमेन को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया था, ठीक है ना। तो नेपोलियन ने क्या किया? ही टुक बैक द थिंग्स टू लिमिटेड सफरेज। लिमिटेड सफरेज क्या होता है सर? लिमिटेड सफरेज क्या होता है? देखो सफरेज का मतलब पहले लिख लो। सफरेज का मतलब क्या होता है? सफरेज का मतलब होता है बेटा, सफरेज का मतलब होता है वोटिंग राइट्स टू ऑल, वोटिंग राइट्स टू पीपल जो 18 ईयर्स से अबव की एज के हैं। 18 ईयर्स एंड अबव एज के जो लोग हैं उनको क्या होगा? वोटिंग राइट्स मिलेगा, तो उसको बोलते हैं सफरेज, ठीक है ना। तो हम लोग बोलते हैं ना एडल्ट सफरेज, मतलब अडल्ट लोगों को वोटिंग का अधिकार होना। तो यहां पर क्या लिखा है कि नेपोलियन ने क्या किया? नेपोलियन ने लिमिटेड सफरेज की बात कर दी। लिमिटेड सफरेज मतलब क्या हुआ? उसने सब लोगों को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया और उसने वुमेन को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया। ये मैंने आपको सिविल कोड ने पढ़ाया था उसके, ठीक है ना। मैंने क्या बताया था? सिविल कोड ने बताया था। और अच्छा लिबरल, एक बच्चा कह रहा है सर लिबरल्स वो नहीं थे जो वोटिंग राइट्स ऑल। सर लिबरल्स नहीं समझे तुम, लिबरल्स तो डिमांड कर रहे थे ना। अभी लिबरल्स की बातें थोड़ी आ गई हैं। सक्षम वही थे जो वोटिंग राइट्स फॉर ऑल नहीं चाहते थे। नहीं नहीं नहीं, ये कहां है कि ऑल नहीं चाहते? लिबरल्स तो चाहते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि भैया वो सबके लिए डिमांड नहीं कर रहे थे, समझ रहे हो? उनको सबको नहीं मिला एक्चुअली। वो तो डिमांड थी खाली, वो तो डिमांड थी खाली, समझ रहे हो? वो तो डिमांड थी। तो नेपोलियन ने लिमिटेड सफरेज की बात करी, लिमिटेड सफरेज, और उसने लिमिटेड सफरेज में उसने वुमेन को वोटिंग राइट्स नहीं दिए। वुमेन डिड नॉट गॉट वोटिंग राइट्स, वुमेन डिड नॉट गॉट वोटिंग राइट्स। इसलिए वोटिंग राइट्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? ठीक है ना। और वुमेन को स्टेटस ऑफ माइनर में कन्वर्ट कर दिया। मतलब स्टेटस ऑफ माइनर मतलब माइनर कौन होता है? जो 18 साल से कम का हो। तो स्टेटस ऑफ माइनर मतलब जो 18 साल से कम का होगा उसको वोटिंग का अधिकार नहीं मिलता है। तो वुमेन को एक तरह से माइनर बना दिया उसने कि तुम वोटिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, आप वोटिंग नहीं कर सकते हो। तो वुमेन को स्टेटस ऑफ माइनर दे दिया गया। स्टेटस ऑफ माइनर मतलब यू कैन नॉट वोट, नो राइट टू वोट। स्टेटस ऑफ माइनर मतलब क्या हो गया? नो राइट, नो राइट टू वोट। उन्होंने कहा नो राइट टू वोट। ये नेपोलियन ने बोल दिया, ठीक है ना, ये नेपोलियन ने बोल दिया। लेकिन जब ये सब चीजें चल रही थी, जब ये सब ऑल द थिंग्स वर गोइंग ऑन, जब ये सब डिमांडें चल रही थी, तो 1815 की बात है, 1815 की बात है। 1815 में यू विल सी दैट ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम एक नया कंजर्वेटिज्म स्टार्ट हो जाता है 1815 से, ठीक है ना। एक न्यू कंजर्वेटिज्म स्टार्ट्स, प्लीज राइट। 1815 से क्या हुआ?
अ न्यू कंजर्वेटिज्म स्टार्ट्स। यहां पर ऐसे लिख लीजिए कि 1815 की बात है, 1815 में यहां पर फाइट यहां पर होती है बैटल ऑफ वाटरलू, ठीक है ना। क्या होती है? बैटल ऑफ वाटरलू। ये बैटल ऑफ वाटरलू जो बेटा थी, ये बैटल दो लोगों के बीच में फाइट हुई। एक तरफ थी आपकी क्या? प्रैब कंट्रीज। क्या थी? प्रैब कंट्रीज। और एक तरफ क्या था बेटा? एक तरफ थी आपकी कौन? एक तरफ था आपका नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। एक तरफ कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। क्लियर हो गया? नेपोलियन आ गया, नेपोलियन का सिविल कोड आ गया, लिबरलिज्म की डिमांड चली नेपोलियन के टाइम पे, उसको फुलफिल नहीं किया गया। लिबरलिज्म मांग रहे थे पॉलिटिकल फ्रीडम, उसको नहीं दिया गया। वुमेन को राइट्स नहीं दिए गए, राइट। वो सब चाहते थे लेकिन मिले नहीं। तो नेपोलियन जो लिबरलिज्म की डिमांड थी वो फुलफिल क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि नेपोलियन नहीं चाहता था, ठीक है ना। नेपोलियन कंजर्वेटिव बता रहे हैं, आ रहे हैं उस पर, ठीक है, आ रहे हैं। तो बैटल ऑफ वाटरलू 1850 में फाइनली फाइट होती है और उस बैटल में प्रैब कंट्रीज होते हैं और दूसरी तरफ नेपोलियन होता है। यहां पर प्रैब कंट्रीज कौन कौन से हैं? प्रैब मतलब पी फॉर प्रशिया, पी फॉर प्रशिया, आर फॉर रशिया, ए फॉर ऑस्ट्रिया, ए फॉर ऑस्ट्रिया, बी फॉर ब्रिटेन। ये चार कंट्रीज एक तरफ थे और ध्यान रखना इन चारों कंट्रीज में मोनार्की चल रही थी, इन चारों कंट्रीज में मोनार्की चल रही थी, ठीक है। नेपोलियन कौन था? नेपोलियन तो डिक्टेटर था, ही वॉज अ डिक्टेटर, ठीक है। तो जब फ्रांस में वो आया था स्टार्टिंग में 1799 में एंटर किया, 1804 में ही डिक्लेयर्स हिमसेल्फ टू बी द राजा ऑफ फ्रांस। और उसके बाद जब वो फ्रांस में गद्दी बैठ गया तो उसके बाद क्या हुआ? अब वो वहां डिक्टेटरशिप चल रही थी। 1815 में उसकी फाइनल बैटल होती है, बैटल ऑफ वाटरलू, जिस बैटल को वो हार जाता है। इस बैटल में ही लॉस्ट द बैटल, ही लॉस्ट द बैटल, ठीक है ना। वो बैटल हार गया और ये लोग जो थे ये जो मोनार्की प्रैब कंट्रीज थे, ये लोग बैटल को जीत गए, ये लोग बैटल को जीत गए, ठीक है। ये लोग बैटल जीत गए, तो दे लॉस्ट द बैटल, दे वन द बैटल, बैटल ऑफ वाटरलू। और जब ये लोग हार गए, कौन? जब ये हार गया नेपोलियन बोनापार्ट, तो ये कंट्रीज जो है क्या करते हैं? अब ये कंट्रीज यूरोप को रूल करना शुरू करते हैं। ध्यान रखना 1799 में 1797 में नेपोलियन बोनापार्ट ने इटली पे इन्वेट किया था, 1799 में उसने फ्रांस पे इन्वेट किया, 1804 में वो फ्रांस का राजा बन गया और 1804 से लेकर 1815 तक वो पूरे यूरोप पे अपने घोड़े पे बैठकर ही वाज टेकिंग द हंटर इन हिज हैंड एंड ही वाज रोमिंग इन द एंटायर यूरोप। पूरा यूरोप में घूम रहा था और लोगों को मार रहा था। नेपोलियन ही वाज बीटिंग एवरीवन, सबको मारा उसने, हर आदमी को। तो हर आदमी नेपोलियन से डरा बैठा हुआ था। लेकिन फाइनली क्या हुआ? 1815 की बैटल हुई, बैटल ऑफ वाटरलू। प्रैब कंट्रीज एक साथ आ गए और एक साथ आने के बाद इन्होंने फुल फोर्स से नेपोलियन को हरा दिया। नेपोलियन हार गया। नेपोलियन के हारने से नेपोलियन ने जितने भी टेरिटरी एनेक्स किए थे वो फ्रांस के अंदर थे, क्योंकि वो फ्रांस का राजा, अपने आप को फ्रांस का राजा डिक्लेयर करता है 1804 में। तो जो भी कंट्रीज, जो भी टेरिटरीज नेपोलियन ने जीते थे अभी तक 1804 से लेकर 1815 तक, वो सारे फ्रांस के अंडर थे। अब जब नेपोलियन हार गया तो बाकी कंट्रीज जो थे, जिसको जिसको उसने कैप्चर किया, वो उसके हाथ से निकलने लगे, वो उसके साथ निकलने लगे। अब हुआ ये कि ये जो कंट्रीज थे, प्रैब कंट्रीज जो लड़ रहे थे यहां पर नेपोलियन के खिलाफ, इनके यहां एक कॉन्सेप्ट चलता था जिसको बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म, अब क्या है सर कंजर्वेटिज्म? सुन लेना ध्यान से। कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है बेटा, कंजर्वेटिज्म मतलब समझो क्या हुआ। देखो, फ्रांस में जब रिवॉल्यूशन हुआ था तो फ्रांस के रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ? वहां पर फ्रांस रिपब्लिक हो गया था, है ना। फ्रांस की याद करो, फ्रांस में क्या हुआ था? फ्रांस में पहले क्या थी? मोनार्की थी, है कि नहीं। और मोनार्की के बाद फ्रांस में अल्टीमेटली क्या आ गया था? रिपब्लिक हो गया था फ्रांस। लेकिन फ्रांस में रिपब्लिक तो हुआ, लेकिन फ्रांस रिपब्लिक होने के बाद क्या हो गया? इमीडिएटली वो डिक्टेटरशिप में चला गया। फ्रांस में इलेक्शन चालू हो गए थे, लेकिन फ्रांस में क्या हुआ? वो डिक्टेटरशिप में चला गया, ठीक है, ठीक है। और ये जो लोग हैं प्रैब कंट्रीज, ये कंजर्वेटिज्म को फॉलो कर रहे थे। कंजर्वेटिज्म मतलब ये वो लोग थे जो चाहते थे दोबारा मोनार्की आ जाए। मतलब दीज पीपल, कंजर्वेटिज्म मतलब वो लोग जो मोनार्की को फेवर कर रहे थे, जो चाहते थे कि मोनार्की दोबारा से आ जाए, वो लोग जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को फॉलो कर रहे थे, ठीक है ना, वो लोग जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को फॉलो कर रहे थे, वो लोग जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को फॉलो कर रहे थे, ठीक है। तो ये लोग थे, इनको कंजर्वेटिज्म बोलते हैं। मतलब कंजर्वेटिज्म ये चाहते थे, समझना जरा। अब देखो तुम्हें फिर समझा रहा हूं,
फिर समझा रहा हूं, जरा गौर समझना जरा बात को। यहां पर देखो बेटा क्या है, यहां पर क्या बोल रहा हूं, ये लोग कंजर्वेटिज्म को फॉलो कर रहे थे। मतलब जब नेपोलियन आ गया, ठीक है ना, जब नेपोलियन गद्दी, भाई उससे पहले फ्रांस में रिपब्लिक आ गया, फ्रांस रिपब्लिक हो गया। अब फ्रांस अगर रिपब्लिक हो गया, समझना, अगर तुम्हारे घर में कोई एक बहुत बढ़िया, भाई तुम्हारे घर में ऐसे मान लो तुम्हारे रिश्तेदार के यहाँ, तुम्हारे रिश्तेदार का मतलब तुम्हारे बड़े अब्बू का लड़का, बड़े पापा का लड़का, या कोई भी रिश्तेदार, अगर उसका सिलेक्शन हो गया आईआईटी में, तो तुम्हारे ऊपर गाज गिरने वाली है। रिजल्ट, तुम अभी क्लास 11th में हो, तुम अभी क्लास 10th में हो, लेकिन तुम्हारे कोई रिलेटिव का क्लास 12th में था और उसका सिलेक्शन आईआईटी या नीट में हो गया, या वो आईएएस अफसर बन गया, तो तुम कुछ भी नहीं करोगे, गाज तुम्हारे ऊपर गिरेगी कि देखो उसको, पढ़ाई करता था निकल गया, तुम नालायक हो, कुछ पढ़ते ही नहीं हो। राइट, होता है कि नहीं होता? ऐसे ही यहां पर ये कंट्रीज डर रहे थे कि फ्रांस में रिपब्लिक आ गया है, यानी फ्रांस में मोनार्की खत्म कर दी गई है। अगर फ्रांस की बातें, फ्रांस की जो चीजें हैं, वहां का रिवॉल्यूशन, अगर वहां की आइडियाज दूसरे देशों में फैल गई, प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, इन कंट्रीज में फैल जाएगा, तो यहां पर भी लोग क्या करेंगे, रिवॉल्यूशन करने लग जाएंगे। यहां पर भी लोग कहेंगे कि हमको आजाद करो, हमको अब डेमोक्रेसी चाहिए, हमको वोटिंग चाहिए, हमको मोनार्की नहीं चाहिए। ये सारे कंट्रीज में क्या हो रहा था, ये सारे कंट्रीज में मोनार्की थी, फ्रांस में मोनार्की नहीं थी, फ्रांस में मोनार्की खत्म हो गई थी। तो ये बाकी कंट्री डर रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि जो फ्रांस में हुआ, अगर फ्रांस की बातें बाहर फैली, अगर इन लोगों तक पहुंची, तो हमारे देश के लोग भी क्या करेंगे, रिवॉल्यूशन कर देंगे और तख्ता पलट कर देंगे, हमारा मोनार्की खत्म हो जाएगी। इसी वजह से जब नेपोलियन हार गया, फ्रांस का राजा खत्म हो गया नेपोलियन, तो उसके बाद ये जो लोग थे कंजर्वेटिज्म, ये लोगों ने सोचा, अब ये पूरे यूरोप की बात हो रही है, भाई फ्रांस में बैठा था नेपोलियन, वो एक्सपैंड करता है तो यूरोप के बाकी एरियाज को कैप्चर करता है। लेकिन जब वो मारा, जब वो वाटरलू में हार गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कंट्रीज उसने कैप्चर किए थे, जो टेरिटरीज कैप्चर किए थे फ्रांस के बाहर, वो भी उसके हाथ से चले गए और फ्रांस भी चला गया उसके हाथ से। ठीक है ना। अब क्या हुआ कि बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज थे जहां मोनार्की चल रही थी, उनको लगा कि भैया अब ये सही टाइम है, हम अपनी जगह बचा लें, अपनी इज्जत बचा लें। क्यों? वो लोग कह रहे थे कि मोनार्की वापस आ जाए। तो कंजर्वेटिव्स कौन हो गए? कंजर्वेटिव्स वो लोग हो गए जो मोनार्की चाह रहे थे, जो मोनार्की चाह रहे थे कि फिर से मोनार्की आ जाए। कहां पर? फ्रांस में। ठीक है ना। कंजर्वेटिव्स वो लोग थे जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करते थे। कंजर्वेटिव्स वो लोग थे जो चर्च के डोमिनेंस को फॉलो कर रहे थे। याद करो, फ्रांस में 3 कैटेगरी के लोग थे, फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट के वाले लोग कौन थे? जो चर्च को बिलोंग करते थे। सेकेंड एस्टेट वाले कौन थे? जो किंग्स एंड मिनिस्टर्स को बिलोंग करते थे। थर्ड एस्टेट वाले कौन थे? जो कॉमन मैन था। तो यहां पर मोनार्की को कौन फॉलो करेगा, कौन मानेगा मोनार्की को? चर्च वाले मांगेंगे नहीं मांगेंगे? बिल्कुल मांगेंगे, है ना, मांगेंगे ना। वहां भी फ्रांस में देखो, सेकंड एस्टेट वाले कौन थे? किंग्स एंड मिनिस्टर्स, यानी राजा था, मोनार्क था, लेकिन वो चर्च को हाई मानता था फ्रांस में। और अभी यही लोग चाह रहे थे, प्रैप कंट्रीज वाले, कि कंजर्वेटिज्म फिर से आ जाए। ठीक है ना, कंजर्वेटिज्म फिर से आ जाए, यही वो चीज चाह रहे थे, यही वो चीज चाह रहे थे, कंजर्वेटिज्म फिर से आ जाए। अब यहां बच्चा पूछ रहा है, सर व्हाट ट्रिगर्ड द बैटल ऑफ वाटरलू? देखो, इसके पीछे चले जाओगे तो बहुत बड़ा इतिहास है, एनसीईआरटी में ये चीज नहीं है। एनसीईआरटी में रीजन इज नॉट देयर। ठीक है ना, रीजन इज नॉट देयर, बट ऑब्वियस रीजन समझ में आ रहा है, वो यही आ रहा है कि नेपोलियन अपना एक्सपेंशन कर रहा है। नेपोलियन और देशों को कैप्चर करना चाह रहा था। वो चाह रहा था कि हम प्रशिया को कैप्चर कर लें। जब आप अपना एक्सपेंशन करोगे तो ऑब्वियसली दूसरा देश तो रिवोल्ट करेगा ही, और यहां पर ये चारों कंट्री एक साथ हो जाते हैं और नेपोलियन के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। दैट इज व्हाट ट्रिगर्ड द बैटल ऑफ वाटरलू। बैटल बहुत सारी लड़ी गई थी इससे पहले, बैटल ऑफ इयालू, बैटल ऑफ लिप्जिग, बैटल ऑफ वाटरलू, फाइनल बैटल हो गई उसकी। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। तो ये लोग क्या चाह रहे थे? ये लोग चाह रहे थे कंजर्वेटिज्म हो। अब बात समझना जरा, ये लोग कंजर्वेटिज्म तो चाह रहे थे कि भैया नेपोलियन की डेथ हो गई, भाई नेपोलियन जब हार गया, समझो जरा, नेपोलियन की डिफीट के बाद क्या हुआ? आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन, आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन, जब नेपोलियन की डिफीट हो गई तो उसके बाद क्या हुआ? लोग क्या चाहते थे? यूरोप की जो गवर्नमेंट थी, यूरोपियन गवर्नमेंट्स, यानी ऑस्ट्रिया, प्रशिया, ब्रिटेन, जितनी भी गवर्नमेंट थी, यूरोपियन गवर्नमेंट क्या चाहती थी? वो चाहती थी, यूरोपियन गवर्नमेंट वांटेड कि कंजर्वेटिज्म आ जाए, यानी पुरानी चीजों को हम फॉलो करने लग जाएं, मोनार्की हम मानने लग जाएं, यही चाह रहे थे। तो क्या हुआ कंजर्वेटिज्म का मतलब? कंजर्वेटिज्म मतलब क्या हुआ? लिखिए, पहला पॉइंट, कंजर्वेटिज्म मतलब हो गया जो लोग मोनार्की को मानते हो। लिख लीजिए, जो लोग मोनार्की को मान रहे हो। कंजर्वेटिज्म मतलब वो हो गया जो लोग ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को मान रहे हो।
जो लोग ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को मान रहे हो। कंजर्वेटिज्म मतलब क्या हो गया, जो लोग चर्च की मोनोपोली को मानते हो, जो लोग चर्च की मोनोपोली को मानते हो उसको बोलेंगे हम लोग कंजर्वेटिज्म, ठीक है ना। तो ये सब लोग हैं, ये लोग कहना था कि एक तरह से कंजर्वेटिज्म वाज अ ओल्ड स्कूल, ये एक ओल्ड स्कूल था। ओल्ड स्कूल क्यों, ये नई बातें नहीं कर रहे थे, ठीक है। और ये लोग कह रहे थे कि मोनार्की, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, चर्च, ये जितनी भी चीजें हैं इन सब चीजों को हमें क्या करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए, ठीक है। दीज थिंग्स टू बी प्रिजर्व्ड, ये इनको बचाना चाहिए, ये चीज कह रहे थे कौन, कंजर्वेटिव्स, ठीक है ना। कंजर्वेटिज्म ये चीज बोल रहे, तो कंजर्वेटिव ऐसा नहीं था। अब देखो क्या बात आई, क्या सारे कंजर्वेटिव यही बात कह रहे थे, क्या सारे कंजर्वेटिव चाह रहे थे कि मोनार्की आ जाए, नो। अगर हम सारे कंजर्वेटिव की बात करें, सारे कंजर्वेटिव चाह रहे थे कि मोनार्की आ जाए, ठीक है। क्या सब लोग चाह रहे थे, नहीं। एक सेक्शन था जो कह रहा था कि यस हमें कहां जाना चाहिए, यस मतलब हमको एकदम मोनार्की फॉलो करनी चाहिए और हमको एकदम ट्रेडिशनल वैल्यूज पे चले जाना चाहिए, ठीक है। हमें ट्रेडिशनल वैल्यूज फॉलो करनी चाहिए क्योंकि हमारी वैल्यूज हैं। और ये लोग नो मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे थे, हमें किसी भी प्रकार का मॉडर्नाइजेशन नहीं चाहिए। ये लोग कुछ ऐसे थे, हमें किसी भी प्रकार का मॉडर्नाइजेशन नहीं चाहिए। तो ये कंजर्वेटिव यस, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेक्शंस था जो कह रहा था कि हमें फुल्ली ट्रेडिशनल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। नॉट फुल्ली ट्रेडिशनल, हमें फुल्ली ट्रेडिशनल नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें क्या होना चाहिए, सम सेक्शन वांटेड क्या, कि हमें चेंज चाहिए, वी वांट अ चेंज। वो कह रहे थे क्या, हमें चेंज चाहिए, वी वांट चेंज, हमें अब मोनार्की नहीं चाहिए, वी वांट चेंज। ये कंजर्वेटिव ही को बोल रहे हैं। कंजर्वेटिव वो लोग हैं जो चाहते हैं कि मोनार्की रहे, लेकिन कंजर्वेटिव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे भैया हमको चेंज चाहिए, वी वॉन्ट चेंज, चेंज करो, चेंज जरूरी, लेकिन चेंज ग्रेजुअल होना चाहिए, सडन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्या, वी वॉन्ट चेंज बट चेंज शुड बी ग्रेजुअल, वी वॉन्ट चेंज बट चेंज शुड बी ग्रेजुअल। चेंज जो है बेटा वो बहुत ही ग्रेजुअल होना चाहिए, ये चीज जो है लोग बोल रहे थे। मतलब वी वांट दी चेंज, मतलब वो कह रहे थे कि हमको मॉडर्नाइजेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम मॉडर्नाइजेशन में चेंज कर दें, हम तरीका ही चेंज कर दें, हम मोनार्की खत्म कर दें, वो ये नहीं कह रहे थे। वो ये कह रहे थे कि हमको मॉडर्नाइजेशन का हेल्प लेकर अपनी जो ट्रेडिशनल चीजें हैं उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। मतलब ये लोग क्या कह रहे हैं, व्हाट आर दे सेइंग, दे आर सेइंग, इनका क्या पॉइंट है कि we need to strengthening monarchy या strengthening traditional values, strengthening traditional ideas, traditional values, ठीक है, या ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, ऐसे लिखो। इंस्टीट्यूशंस जो हमारे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चर्च एटसेट्रा, स्ट्रेंथनिंग ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस कैसे बाय मॉडर्नाइजेशन। मतलब हमको मॉडर्नाइजेशन की मदद से अपनी जो है ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रांग रखना चाहिए। मतलब वो कह रहे थे कि मोनार्की हो, लेकिन मोनार्की को मॉडर्न तरीकों की वजह से मॉडर्न तरीकों से आप इसको स्ट्रेंथन कर ले जाओ। ये चीज जो है वो यहां पर कंजर्वेटिव्स कह रहे थे। आई होप आपको कंजर्वेटिज्म का आपको जो बेसिक आइडिया यहां पर मिल गया होगा, ठीक है ना। ये कंजर्वेटिज्म क्या था, ठीक है ना, ठीक है। तो मॉडर्नाइजेशन जो होगा वो क्या करेगा, हमारे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन कर देगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये लोग अल्टीमेटली क्या चाह रहे थे, वो ये चीज चाह रहे थे, क्या चाह रहे थे कि स्ट्रेंथनिंग ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, और कैसे स्ट्रेंथन करना है, मॉडर्नाइजेशन की मदद से। मॉडर्नाइजेशन की मदद से जो है वो स्ट्रेंथन कर देना है। ये इंपॉर्टेंट समझ में आया। कंजर्वेटिव्स कौन थे, अब क्लियर हो गया। कंजर्वेटिव्स मतलब वो लोग जो मोनार्की को सपोर्ट कर रहे थे। कंजर्वेटिज्म मतलब वो लोग जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट कर रहे थे। ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन मतलब चर्च को सपोर्ट करते थे, ठीक है। लेकिन अब कुछ सेक्शन ऑफ पीपल वो भी थे आफ्टर द बैटल ऑफ वाटरलू, कुछ सेक्शन के पीपल ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि ठीक है मोनार्की हो, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, बट वी वांट चेंज आल्सो। चेंज हो बट चेंज शुड बी ग्रेजुअल नॉट सडन। वो ग्रेजुअल चेंज की बात करने लगे कि चेंज होना चाहिए बट चेंज एक बहुत ग्रेजुअल तरीके से चेंज होना चाहिए, ये बोलने लगे। साथ में उन्होंने कहा कि हम मॉडर्न तरीकों की मदद से, हम मॉडर्न तरीकों की मदद से क्या करेंगे, अपने ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रांग कर लेंगे। ये सब बातें जो हैं वो कंजर्वेटिज्म की थी।
अब यहां देखिए, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है और वो ये आ रही है बेटा, प्लीज राइट 1815 में हुआ क्या। 1815 में जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर होती है बैटल ऑफ वाटरलू, यहां पर होती है बैटल ऑफ वाटरलू, और बैटल ऑफ वाटरलू में बेटा यहां पर क्या आउटकम निकल के आता है, प्लीज राइट। यहां पर आउटकम क्या निकला, नेपोलियन बोनापार्ट, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं उसको एनबी, नेपोलियन बोनापार्ट क्या हुआ, ही लॉस्ट द बैटल, वो हार गया। और जो इधर बैटल ऑफ वाटरलू की तरफ यहां जो प्रैप कंट्रीज थे, मैंने बताया ना प्रैप कंट्रीज, वो प्रैप कंट्रीज जीत गए थे, वन दी बैटल, ठीक है ना, इतना कमान हो चुका था। अब इसका आउटकम क्या निकला बैटल ऑफ वाटरलू का, बैटल ऑफ वाटरलू जब एंड होती है, बैटल ऑफ वाटरलू एंड हुई तो बैटल ऑफ वाटरलू एंडेड विद ट्रीटी ऑफ वेना, ठीक है ना, ट्रीटी ऑफ वेना। और ट्रीटी ऑफ वेना मतलब एक ऐसी संधि साइन हुई, एक ऐसी ट्रीटी हुई इनके इनके बीच में, ट्रीटी ऑफ वियना हुई। ट्रीटी ऑफ वियना के बाद ही एक वियना कांग्रेस होती है यहाँ पर, ठीक है ना, एक वियना कांग्रेस होती है। वियना कांग्रेस मतलब एक वियना में एक बैठक होती है, कांग्रेस मतलब एक तरह का ग्रुप, कांग्रेस, ठीक है ना, जो आपकी कांग्रेस पार्टी है इसका मतलब क्या होता है, ग्रुप। तो एक वियना कांग्रेस भी हुई, उसमें कई सारे कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो ये वियना कांग्रेस सामने आती है, एक मिनट रुकिएगा मैं आपको बताता हूं। ये जो कांग्रेस थी इसको ड्यूक मैटरनिच ने होस्ट किया था। ये जो कांग्रेस है यहां पर, इस कांग्रेस को, दिस कांग्रेस वियना कांग्रेस, इट वाज होस्टेड बाय, किसने होस्ट किया था, होस्टेड बाय ड्यूक मैटरनिच, इट वाज होस्टेड बाय ड्यूक मैटरनिच, ड्यूक मैटरनिच ने उसको होस्ट किया था, ठीक है। ड्यूक मैटरनिच ऑस्ट्रियन चांसलर था, ड्यूक मैटरनिच ऑस्ट्रियन चांसलर था। समझ रहे हो क्या हुआ। अब देखो आउटकम्स हैं ये, जब बैटल ऑफ वाटरलू खत्म हुई तो बैटल ऑफ वाटरलू खत्म करने के बाद वहां एक संधि साइन होती है दोनों के बीच में, और वो होती है ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई, वियना में साइन हुई थी, वियना एक जगह का नाम है, वहां ये साइन हुई थी, इसलिए उसको हम लोग ट्रीटी ऑफ वियना कहते हैं। तो क्वेश्चन एक आता है आपके एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ट्रीटी जो साइन हुई थी बैटल ऑफ वाटरलू के बाद, तो वो कौन सी हुई थी, वो हुई थी ट्रीटी ऑफ वियना, ठीक है ना। वियना में वियना साइन हुआ था। उसके बाद देखो वियना कांग्रेस होता है, वियना कांग्रेस मतलब वियना में एक बैठक होती है, कांग्रेस ग्रुप ऑफ कंट्रीज की बैठक होती है, उसमें बहुत सारे कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं, ऑब्वियसली प्रैप कंट्रीज होते हैं और भी देश होते हैं, ठीक है। ये वियना कांग्रेस कौन होस्ट करता है, इट वाज होस्टेड बाय कौन, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिच। चांसलर क्या है, जैसे कि आपके देश में प्रधानमंत्री होता है वैसे ही आप देखोगे जर्मनी एटसेट्रा, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इन कंट्रीज में चांसलर बोला जाता है, ठीक है ना। अपने यहाँ प्राइम मिनिस्टर, उनके यहाँ चांसलर, ठीक है ना। अब देखो यहां पर क्या हुआ कि ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई, ट्रीटी ऑफ वियना के क्या क्या प्रोविजंस थे, प्लीज राइट ट्रीटी ऑफ वियना, ट्रीटी ऑफ वियना, ट्रीटी ऑफ वियना ये क्या क्या प्रोविजंस थे, प्लीज इसको लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आएगा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ट्रीटी ऑफ वियना, प्लीज राइट पॉइंट नंबर ए, इट वाज साइंड बाय द प्रैप कंट्रीज, पहला पॉइंट लिख लीजिए, साइंड बाय प्रैप कंट्रीज, साइंड बाय प्रैप कंट्रीज, ठीक है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट, ट्रीटी ऑफ वियना का मतलब क्या था, क्यों ट्रीटी ऑफ वियना था, दूसरा पॉइंट क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ वियना ये कह रही थी कि जो भी चेंजेस नेपोलियन ने किए थे उसको हम दोबारा वैसे ही कर देंगे जैसा नेपोलियन से पहले था, ठीक है ना। अनडू द चेंजेस, अनडू द चेंजेस दैट वेर डन बाय नेपोलियन, दैट वेर done by Napoleon, that were done by Napoleon, undo the changes that were done by Napoleon, ठीक है, क्लियर हो गया दूसरा पॉइंट। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था और वो था थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज राइट सेटलमेंट ऑफ यूरोप। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेटलमेंट ऑफ यूरोप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो ट्रीटी ऑफ वियना के बाद क्या हुआ, सेटलमेंट ऑफ यूरोप हुआ। क्या मतलब सेटलमेंट ऑफ यूरोप का, इसका मतलब ये था कि, इसका मतलब ये था बेटा कि फ्रांस का राजा कौन था, नेपोलियन। जब फ्रांस एक्सपैंड करता है, यानी नेपोलियन जब एक्सपैंड करता है तो वो बाकी बहुत सारे अगल बगल के टेरिटरीज को कैप्चर करता है, ठीक है। अब जब नेपोलियन मर गया, जब नेपोलियन हार गया, ठीक है, नेपोलियन के हारने की वजह से वो सारी टेरिटरीज जो अभी तक उसने कब्जा करी थी वो रिलीज हो गई। तो अब इसलिए यूरोप को दोबारा सेटल किया गया, यानी यूरोप में नए नए यूरोप के कंट्रीज को और बाउंड्रीज को बांटा गया। प्लीज गाइड दी हेडिंग सेटलमेंट ऑफ यूरोप, आपको समझ में आएगा। प्लीज गिव दी हेडिंग सेटलमेंट ऑफ यूरोप, सेटलमेंट ऑफ यूरोप। देखो एक बात मैं तुमको बता देता हूं,
तुम लोग अब हो क्लास 10th में, तुम लोग हो क्लास 10th में, थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ना, ठीक है? तुम लोग क्लास 10th में दिमाग लगा के पढ़ना। सर प्लीज पॉइंट टू एक्सप्लेन कर दो जानवी। इसका पॉइंट ये था बेटा, ट्रीटी ऑफ वियना क्या किसके किसके बीच में हुई? इनके इनके भाई लड़ाई किसके बीच में हुई? बैटल ऑफ वाटरलू, नेपोलियन बोनापार्ट और प्रैप कंट्रीज। जब नेपोलियन हार गया तो ये कहा गया, इन लोगों ने नेपोलियन से ये कहा कि भैया जो जो तुमने काम किए हैं, जो जो तुमने कांड किए हुए हैं, उन सारे चीजों को हम अंडू कर देंगे। अंडू मतलब यानी तुम्हारे आने से पहले जैसे थे हम वैसे कर देंगे। अगर नेपोलियन ने कहा कि फॉर एग्जाम्पल नेपोलियन ने कहा कि ये पर्टिकुलर टैक्स जो है वो नहीं दिया जाएगा, नेपोलियन ने अगर बर्थ बाई प्रिविलेजेस खत्म कर दिए थे, भाई नेपोलियन का जितना भी सिविल कोड आया था, नेपोलियन का जो सिविल कोड आया था, अब प्रैप कंट्रीज कह रहे थे कि हम उस सिविल कोड को खत्म कर देंगे। मतलब वॉट एवर चेंजेस जो नेपोलियन ने किए थे, उन सारे चेंजेस को अब खत्म करने की बात कर दी प्रैप कंट्रीज ने। इसी इसी संधि को उसने कहा गया है ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना का पहला पॉइंट क्या है? ये इसको साइन किया गया था प्रैप कंट्रीज ने। मतलब आपके ऊपर आ गया, 3 मार्कर का क्वेश्चन आ जाएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रीटी ऑफ वियना। तो आप क्या लिखोगे? फर्स्ट पॉइंट, इट वाज साइन बाय प्रैप कंट्रीज। प्रैप कंट्री मत लिखना, तुम पूरा लिखना, रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन। प्रैप मैं लिख रहा हूं, तुम लोग मत लिख के आ जाना, ठीक है? उसके बाद जो भी यहां पर चेंजेस नेपोलियन ने किए थे, अच्छे हों या बुरे हों, सबको प्रैप कंट्रीज ने बदलने की बात कर दी। वी विल अंडू ऑल द चेंजेस जो नेपोलियन ने किए थे। भाई नेपोलियन ने तो एक तरीके से रिपब्लिक के बाद डिक्टेटरशिप ले आया था, लेकिन ये लोग क्या चाह रहे थे प्रैप कंट्रीज वाले? मोनार्की आ जाए। तो वो लोग वो सारे चेंजेस कर रहे थे जो मोनार्की के फेवर में होंगे। और तीसरी बात, सेटलमेंट ऑफ यूरोप। सेटलमेंट ऑफ यूरोप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज अंडरस्टैंड सेटलमेंट ऑफ यूरोप क्या था। देखिए देखिएगा क्या था, प्लीज सी, बना लीजिए मेरे साथ चार्ट, प्लीज मेक द चार्ट। चार्ट देखिए, चलिए देखिए सेटलमेंट ऑफ यूरोप का मतलब क्या हुआ। जो भी टेरिटरीज यहां पर नेपोलियन ने जीती थी वो क्या चली गई नेपोलियन के हाथ से, ठीक है ना? टेरिटरीज एनेक्स्ड बाय नेपोलियन, टेरिटरीज एनेक्स्ड बाय नेपोलियन। जो भी टेरिटरीज यहां पर, अपनी एनसीईआरटी खोलिए, टेरिटरीज जो भी यहां पर नेपोलियन ने जीती थी उसको वो खो दिया उसने। और दोबारा से फ्रांस के अंदर क्या हुआ? दोबारा से फ्रांस के अंदर क्या हुआ? फ्रांस में दोबारा से बूरबॉन डायनेस्टी आ गई, यानी फ्रांस में फिर से मोनार्की आ गई। ओ माय गॉड, यानी फ्रांस में दोबारा से मोनार्की आ गई। समझ रहे हो आप बात को? कैसे आ गई, समझ में आ गया? क्योंकि प्रैप कंट्रीज तो यही चाह रहे थे ना, प्रैप कंट्रीज तो यही चाह रहे थे ना कि भैया दोबारा मोनार्की आ जाए। तो जब सेटलमेंट हुआ, आप देखो सेटलमेंट ऑफ यूरोप का मतलब क्या हुआ, देखो जरा। मान लो अगर ये यूरोप, ये पूरा यूरोप है, ठीक है ना? अभी ये फ्रांस है। अब फ्रांस ने क्या किया? फ्रांस ने ये वाला एरिया कैप्चर कर लिया। फ्रांस ने हो सकता है ये एरिया कैप्चर कर लिया हो, अगल बगल के टेरिटरीज कैप्चर कर लिए हो, ठीक है? तो जितना भी नेपोलियन बोनापार्ट के टाइम पे कैप्चर किया गया था, फॉर एग्जांपल ये कैप्चर हुआ, ये कैप्चर हुआ, ये कैप्चर हुआ, ये कैप्चर हुआ, जितना भी कैप्चर किया गया था वो एक तो निकल गया उसके हाथ से। टेरिटरीज जो एनेक्स करी थी नेपोलियन में, क्या टेरिटरीज एनेक्स बाय नेपोलियन वो लॉस्ट हो जाती हैं, खो दिया। यानी ये जितना भी एरिया जीता गया था वो चला गया हाथ से। दूसरी बात, फ्रांस में फिर से बूरबॉन डायनेस्टी आ गई, यानी फ्रांस जो अभी तक क्या रिपब्लिक हो गया था, और रिपब्लिक के बाद वहां डिक्टेटरशिप आया। तो जब डिक्टेटरशिप खत्म हुई तो वहां फ्रांस दोबारा रिपब्लिक नहीं बना, इसकी जगह फ्रांस में फिर से मोनार्की आ गई। तो जो बूरबॉन डायनेस्टी, याद आ रहा है बूरबॉन डायनेस्टी? लुइस 16 बूरबॉन डायनेस्टी का था, लुइस 16 बूरबॉन डायनेस्टी का था। तो जब लुइस 16 तो मर गया, ठीक है, खत्म हो गया उसकी बात, लेकिन लुइस 16 बूरबॉन डायनेस्टी का था। तो बैटल ऑफ वाटरलू की ट्रीटी ऑफ वियना के बाद बूरबॉन डायनेस्टी को रीस्टोर कर दिया गया, यानी फ्रांस में बूरबॉन डायनेस्टी आ गई, मोनार्की क्या हो गई? रीस्टोर कर दिया गया, दोबारा से फ्रांस में ये पर्टिकुलर चीजें आ गई, ठीक है? तो उसको बोलते हैं सेटलमेंट ऑफ यूरोप। मतलब अगर ये यूरोप था, यहाँ फ्रांस था, तो फ्रांस ने जो भी अगल बगल के एरियाज को कैप्चर किया था उसको फिर से आजाद कर दिया और यूरोप के अलग अलग कंट्रीज बना दिए गए, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब प्लीज राइट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर ए, क्या क्या लिया गया? पॉइंट नंबर ए लिखिए, पॉइंट नंबर ए लिखिए, क्या क्या लिया गया?
अब किंगडम ऑफ नीदरलैंड, जैसे आपको पता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन था, वैसे ये किंगडम ऑफ नीदरलैंड था जिसमें ब्रुसेल्स होता था, ठीक है ना। किंगडम ऑफ नीदरलैंड था, किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स, ठीक है, किंगडम ऑफ नीदरलैंड था। अब ये जो किंगडम ऑफ नीदरलैंड है, इसमें क्या था, किंगडम ऑफ नीदरलैंड, इसमें इंक्लूडेड था उस वक्त बेल्जियम। किंगडम ऑफ नीदरलैंड में क्या था, बेल्जियम। बेटा ये जो एरिया था किंगडम ऑफ नीदरलैंड का, जो बेल्जियम का था, उसको दोबारा क्या कर दिया गया, उसको नॉर्थ में अलग कंट्री बना दिया गया। तो फ्रांस में नेपोलियन का राज खत्म होने के बाद किंगडम ऑफ नीदरलैंड जो था, जिसमें बेल्जियम बना था, वो पूरा नॉर्थ में अलग कंट्री बना दिया गया। देखो आपकी यही एनसीईआरटी कह रहा है, आपकी वही एनसीईआरटी कह रहा है, 10 किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स व्हिच इंक्लूडेड बेल्जियम वाज सेट अप इन दी नॉर्थ, इसलिए मैंने इसको नॉर्थ में लिखा हुआ है। अब मैं बात करूंगा आपसे बी पॉइंट, साउथ में क्या हुआ। साउथ में देखो एनसीईआरटी क्या कह रहा है, साउथ में कह रहा है क्या, साउथ में कह रहा है कि जेनोवा वाज एडेड टू पीडमोंट इन दी साउथ। पीडमोंट इटली का एक राज्य था, ठीक है ना, तो पीडमोंट एक राज्य था, पीडमोंट, ये है सेटलमेंट ऑफ यूरोप। पीडमोंट को क्या दे दिया गया, जेनोवा दे दिया गया, ठीक है ना, ये साउथ में एक कंट्री बन गया। इसके अलावा देखिए आप ऑन दी वेस्टर्न बॉर्डर्स, ठीक है, आगे देखिए, प्रशिया वॉज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स। वेस्टर्न फ्रंटियर्स पे प्रशिया था, वेस्टर्न प्रशिया यहां पर था, तो इसको क्या किया गया, इसको और नए नए टेरिटरीज दे दिए गए। मतलब जो टेरिटरीज नेपोलियन के हाथ से निकल रहे थे, वो इधर उधर बांट दिए गए, वो इधर उधर बांट दिए गए। कुछ नॉर्थ वाले दे दिए गए, नीदरलैंड बेल्जियम को अलग देश बना दिया गया। साउथ में पीडमोंट जेनो को एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया गया। प्रशिया को कुछ नई टेरिटरीज पकड़ा दी गई। ऑन दी ईस्टर्न साइड यू विल सी, देखो क्या लिखा हुआ है, ऑस्ट्रिया वाज गिवन द कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली। नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल किसको दे दिया गया, ऑस्ट्रिया को। देखो जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, किसको दे दिया गया, प्लीज राइट पॉइंट नंबर ई, डी अलग से लिखेंगे हम लोग। क्या हुआ, ऑस्ट्रिया को किसका पार्ट दिया गया, किसका दे दिया गया, प्लीज राइट, ऑस्ट्रिया को पार्ट दे दिया गया था, किसका पार्ट दे दिया गया, प्लीज रेफर, प्लीज रेफर। ऑस्ट्रिया वाज गिवन द कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल ऑस्ट्रिया को दे दिया गया, ऑस्ट्रिया के पास नॉर्दर्न इटली आ गया। अब ये प्रैप कंट्री है कि नहीं, प्रैप कंट्री है कि नहीं ऑस्ट्रिया, बिल्कुल है सर, देखिए यहां पर प्रैप कंट्री लिखा हुआ है, ये प्रैप कंट्री है, इसमें ऑस्ट्रिया आता है, बिल्कुल आता है। तो ऑस्ट्रिया को एक हिस्सा, क्योंकि यही ट्रीटी तो इन्होंने साइन किया था ना, तो एक हिस्सा जो है इटली का, वो ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। साथ में रशिया, रशिया भी तो प्रैप कंट्री था, देखो क्या लिखा हुआ है आगे, देखो क्या लिखा हुआ है, रशिया वॉज गिवन द पार्ट ऑफ पोलैंड। रशिया, रशिया को क्या दे दिया गया, पोलैंड दे दिया गया, इसको यह वाला हिस्सा दे दिया गया। ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली दे दिया गया, ठीक है ना। किंगडम ऑफ नीदरलैंड बेल्जियम था, वो नॉर्थ में चला गया फ्रांस के, ठीक है। कुल मिला के इसको बोल रहे हैं हम लोग सेटलमेंट ऑफ यूरोप। मतलब जब फ्रांस से नेपोलियन हार गया, नेपोलियन के हाथों से फ्रांस की जो जीती हुई टेरिटरी थी चली गई। भाई अगर नेपोलियन ने कई सारे एरिया जीते थे, ठीक है ना, ये फ्रांस है। अब फ्रांस से आगे बढ़ते नेपोलियन ने यहाँ जीता, यहाँ जीता, यहाँ जीता, यहाँ जीता, यहाँ जीता, जितना भी एरियाज फ्रांस में जीता था उसने, अब ये जीता हुआ एरिया भाई खाली हो गया, अब वहां नेपोलियन तो बचा नहीं, तो इन एरियाज को अलग अलग डायनेस्टीज के हाथों दे दिया गया संभालने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल पोलैंड दे दिया गया था रशिया को, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न इटली दे दिया गया ऑस्ट्रिया को। अब देखो प्रैप कंट्री है कि नहीं, रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्रैप कंट्रीज। भाई सेटलमेंट ऑफ यूरोप किसका हो रहा होगा, सेटलमेंट ऑफ यूरोप में मेनली किसकी पावर चलेगी, प्रैप कंट्रीज की, है कि नहीं। ब्रिटेन की बात करोगे तो ब्रिटेन में क्या आ गया, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड आ गया, बेल्जियम आ गया। ऑस्ट्रिया की बात कर रहे हो तो क्या आ गया, नॉर्दर्न इटली। रशिया की बात कर रहे हो तो क्या आ गया, पोलैंड। और प्रशिया की बात कर रहे हो तो क्या आ गया, न्यू टेरिटरीज। ये बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। प्रैप कंट्रीज में ब्रिटेन को क्या मिला, ब्रिटेन को ये मिला, नीदरलैंड एंड बेल्जियम। क्लियर हो रहा है, ये है सेटलमेंट ऑफ यूरोप, ये है सेटलमेंट ऑफ यूरोप। क्लियर हो गया, ब्रिटेन का समझ में आ गया, ठीक है जी। प्रशिया को साथ में सैक्सोनी भी दे दिया गया था, न्यू टेरिटरीज में लिख लिए। प्रशिया को साथ में क्या मिला, सैक्सोनी मिल गया, एरिया है ये भी प्रशिया को दे दिया गया, ये भी प्रशिया को दे दिया गया। क्लियर हो गया। फिर सुन लो सेटलमेंट ऑफ यूरोप क्या था। सेटलमेंट ऑफ यूरोप का मतलब यह था कि जब नेपोलियन बोनापार्ट हार गया
तो जो भी टेरिटरीज उसने जीती थी, अब वो उसको आपस में प्रैप कंट्रीज बांटने लग गए। ठीक है, अरे भैया जीत गए, पर क्योंकि टेरिटरी तो सबके साइन हुई थी, तो जब जीत गए प्रैप कंट्रीज तो उन्होंने कहा ये वाला पोर्शन हम ले लेंगे। संधि कर ली उन्होंने आपस में, ट्रीटी ऑफ वियना। उस ट्रीटी ऑफ वियना में यही लिखा हुआ था क्या, कि एक तो हम अंडू कर देंगे सारे चेंजेस जो नेपोलियन ने किए, समझ में आ रहा है, अंडू कर देंगे सारे चेंजेस नेपोलियन ने किए। और फिर दूसरा पॉइंट था सेटलमेंट ऑफ यूरोप, यूरोप के जितने एरियाज जहां पर नेपोलियन बोनापार्ट ने जीते थे उसको हम बांट लेंगे आपस में। तो जब बंटवारा स्टार्ट हुआ यूरोप का, तो उसमें ब्रिटेन के हाथों चला गया नीदरलैंड और बेल्जियम, ब्रिटेन के हाथों चला गया, ठीक है ना, ये ब्रिटेन को मिल गया, राइट। रशिया को मिल गया पोलैंड प्रैब में, रशिया को मिल गया सैक्सोनी और न्यू टेरिटरीज प्रैब, ठीक है। ऑस्ट्रिया को मिल गया नॉर्दर्न इटली, पीडमोंट एंड जोआ साउथ में चले गए फ्रांस के, मतलब ये साउथ ऑफ फ्रांस में लोकेट थे, ठीक है ना, ये साउथ ऑफ फ्रांस लाई कर रहे थे, साउथ ऑफ फ्रांस, ठीक है ना। ये हो गया आपका पूरा बेटा सेटलमेंट ऑफ यूरोप, क्लियर हो गया, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। अब ये जो यहां पर लोग थे, यहां पर जो लोग थे कंजर्वेटिव्स, कंजर्वेटिव्स जीत चुके थे, ये सारे प्रैप कंट्रीज क्या हैं, कंजर्वेटिव्स थे, है ना, ये सारे प्रैप कंट्रीज क्या हैं, कंजर्वेटिव्स थे। मतलब बेटा, मतलब बेटा ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, अगर हम बात करें तो जो कंजर्वेटिव्स थे, समझो क्या हुआ, कंजर्वेटिव्स क्या हो गए, वन, जीत गए। और जो लिबरल्स थे, याद करो, लिबरल्स जो डिमांड कर रहे थे पॉलिटिकल फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम, लॉस्ट दी बैटल, ये लॉस्ट कर गए। तो जब ये हार गए, अब क्या होगा, क्या होगा, इनको सप्रेस किया जा रहा है, इनको क्या किया जाएगा, लॉस्ट। जब ये हार गए तो अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, जब ये हार गए तो क्या हुआ, यही लोग रिवॉल्यूशनरी बन गए, यही लोग रिवॉल्यूशनरी बन गए। क्यों, क्यों रिवॉल्यूशनरी बन गए, क्योंकि इनको डर सता रहा था लिबरल्स को कि जैसा फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले था, मोनार्की आई थी और वो मोनार्की कितनी सप्रेसिव नेचर की थी, कहीं ऐसा ना हो कि ये फिर से कंजर्वेटिव्स आ गए हैं और ये मोनार्की फिर से ले आएंगे, बहुत तगड़ी वाली, बहुत ही ज्यादा ऐसी मोनार्की ले आए जो हमें फिर से एक्सप्लॉइट करे। इसलिए ये लिबरल्स क्या हो गए, ये लिबरल्स जो हैं, ये लिबरल्स क्या बन गए, ये लिबरल्स बन गए रिवॉल्यूशनरी, इन्होंने रिवॉल्यूशन करना शुरू कर दिया। यही मैंने आपको बताया हुआ है, यही मैंने आपको बताया हुआ है, क्लियर हो रहा है ये बात। कंजर्वेटिव्स तो जीत गए, कंजर्वेटिव्स वन दी बैटल, लेकिन लिबरल्स, जब कंजर्वेटिव जीत गए मतलब प्रैप जीत गया और वो दोबारा से मोनार्की आने लगे, वो दोबारा से मोनार्की लाने लगे, ठीक है। जब दोबारा से मोनार्की आने लगी तो लिबरल्स को लगा भाई साहब हम तो बात कर रहे थे पॉलिटिकल फ्रीडम की, इकोनॉमिक फ्रीडम की, वोटिंग फॉर ऑल, ये तो दोबारा अगर मोनार्की आ गई तो सब कुछ पानी फिर जाएगा हमारे खड़े धरे पे। इसलिए ये लोग क्या हो गए, ये लोग रिवॉल्यूशनरी हो गए। अब ये लोग रिवॉल्यूशनरी हो गए, लेकिन उनको डर ये लग रहा था कि अगर हम लोग खुलेआम इसका विद्रोह करेंगे तो मोनार्की बहुत स्ट्रांग है इस वक्त, हमको उठा के मारपीट के खत्म कर देगी। इसलिए यहां पर क्या हुआ, प्लीज राइट गिव दी हेडिंग, अब हम यहां पर प्लीज गिव दी हेडिंग रिवॉल्यूशनरीज, प्लीज गिव दी हेडिंग रिवॉल्यूशनरीज। अब क्या हुआ यहां पर कि जब ये लोगों को लगा ये कि रिवॉल्यूशन हो गया तो ये लोग क्या करेंगे, रिवॉल्यूशन करेंगे। तो रिवॉल्यूशनरीज ने क्या सोचा कि भैया हम लोग क्या करेंगे, इन रिवॉल्यूशनरीज ने बनाया अंडरग्राउंड सोसाइटीज, सीक्रेट सोसाइटीज, इन रिवॉल्यूशनरी ने बनाना शुरू की सीक्रेट सोसाइटी। सीक्रेट सोसाइटी के थ्रू क्या कर रहे थे वो लोग, सीक्रेट सोसाइटी के थ्रू बेटा वो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे थे, मतलब बातें फैला रहे थे लोगों में, क्या प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि मोनार्की खराब चीज है, ठीक है, मोनार्की के अगेंस्ट बोल रहे थे, मोनार्की के अगेंस्ट बात करते थे, प्रोपेगेंडा फैलाया मोनार्की के खिलाफ। साथ में वो क्या कह रहे थे, वो बात कर रहे थे कि डेमोक्रेसी अच्छी चीज होती है, डेमोक्रेसी के फेवर में, डेमोक्रेसी के फेवर में। तो ये रिवॉल्यूशनरी क्या करने लगे, रिवॉल्यूशनरी क्या करने लगे, रिवॉल्यूशनरी की बात करोगे, रिवॉल्यूशनरी सीक्रेट सोसाइटी बनाने लगे, चुपचाप काम करने लगे, ऐसा नहीं खुलेआम, क्योंकि उनको पता था अगर हम खुलेआम काम करेंगे तो प्रैप कंट्रीज बहुत पावरफुल है इस वक्त और हमें क्रश कर देंगे वो। इसलिए ये लोग जो है सीक्रेट सोसाइटीज बनाने लगे और प्रोपेगेंडा करने लगे कि भैया मोनार्की खराब चीज है और जो ये डेमोक्रेसी है ये बहुत ही बढ़िया चीज है, ये चीज बोलने लग गए।
इस वजह से क्या हुआ, यहां पर एक आदमी का नाम सामने आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसने सीक्रेट सोसाइटी बनाई और उसका नाम है ग्वेस्पी मैजिनी। क्या नाम है उसका? ग्वेस्पी मैजिनी। ग्वेस्पी मैजिनी जो था, ही वॉज बॉर्न इन जेनोवा, ही वॉज बॉर्न इन जेनोवा इन 1807, ठीक है ना, ही वॉज बॉर्न इन जेनोवा इन 1807, और वो एक तरह से रिवॉल्यूशनरी था, ठीक है ना। ये कहा क्या था? ही वॉज एन इटालियन रिवॉल्यूशनरी, ये इटली का था, ही वॉज एन इटालियन, और ऊपर से ये क्या था? ये एक रिवॉल्यूशनरी था। ये क्या था? ये एक रिवॉल्यूशनरी था। कहानी समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? रिवॉल्यूशनरी समझ में आ गया, रिवॉल्यूशनरी को समझ में आ गया, रिवॉल्यूशनरी को क्लियर हो गया कि भैया अब दिक्कत क्या आने वाली है? दिक्कत ये आने वाली है, अच्छा ग्वेस्पी की स्पेलिंग देख लेना, तुम लोग बार बार चिल्लाओगे, GIU है ग्वेस्पी, ठीक है। तो सीक्रेट सोसाइटीज उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, अब उन्होंने प्रोपेगेंडा किया तो ग्वेस्पी मैजिनी का नाम सामने आया। ग्वेस्पी मैजिनी ने जिनोवा में बर्थ हुआ था इसका इन 1807, बर्थ जेनोवा इन 1807, ही वाज एन इटालियन एंड ही वाज अ रिवॉल्यूशनरी। ग्वेस्पी मैजिनी ने बेटा यहाँ पर ग्वेस्पी मैजिनी ने यहाँ पर क्या किया, उसने यहाँ पर 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज बनाई, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज राइट। ग्वेस्पी मैजिनी, ग्वेस्पी मैजिनी ने बेटा यहां पर 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज बनाई थी। पहली अंडरग्राउंड सोसाइटी लिखिए, फर्स्ट अंडरग्राउंड सोसाइटी इज, लिखिए यंग इटली। एक सोसाइटी बनाई उसने यंग इटली, और ये बनाई थी उसने कहां पर? मार्साइल में, मार्सिलेज, ठीक है ना। और दूसरी बनाई थी उसने यंग यूरोप, दूसरी बनाई थी उसने यंग यूरोप, कहां पर? इन बर्न। ये 2 सोसाइटीज जो है उसने फॉर्म करी थी, ये अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटीज थी, ठीक है ना। क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है। ग्वेस्पी मैजिनी ने ये 2 अंडरग्राउंड सोसाइटी बनाई थी, तो वो इस तरह से यहां पर काम कर रहा था। वो क्या कह रहा था, इसका प्रोपेगेंडा क्या था? व्हाट वाज द विजन ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट वाज द विजन, इसका विजन क्या था मैजिनी का? मैजिनी का विजन था कि मोनार्की को खत्म करो, मैजिनी का विजन था मोनार्की को खत्म किया जाए, और इसका विजन था क्या? डेमोक्रेसी को लाया जाए, डेमोक्रेसी को लाया जाए, ठीक है ना। चूंकि वो इस तरह की बात कर रहा था कि मोनार्की को खत्म कर दिया जाए, इसलिए ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे बेटा, ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? चलो चांसलर कोई भी था, ऑस्ट्रियन का यहां पर चांसलर था ड्यूक मैटरनिच। कौन था? ड्यूक मैटरनिच। और ड्यूक मैटरनिच ने यहां पर बोला था किसको? ड्यूक मैटरनिच कहा मैजिनी को, ही इज दी, देखिए क्या लिखा था उसने, देखिए क्या लिखा था, एक बार एनसीईआरटी रिफर करिए। मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर, ही इज दी, क्या लिखा? मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर का हमारे यानी कौन सोशल ऑर्डर? मोनार्की। उसका सबसे बड़ा डेंजरस एनिमी कौन है? सबसे बड़ा डेंजरस एनिमी कौन है? वो है ड्यूक, वो है मैजिनी। मैजिनी को बोला था ये चीज, मतलब मैजिनी वॉज बेसिकली कॉल्ड एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। ये किसने बोला था? दिस वॉज सेड बाय ड्यूक मैटरनिच। क्लियर है? ड्यूक मैटरनिच इस तरह की बात बोली, ठीक है ना। ये बात समझ में आई? ये बात क्लियर हो गई? अब यहां पर नेक्स्ट चीज आप देखिए कि जब इस तरह की रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गए, जब इस तरह के रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गए, समझिएगा, प्लीज गिव द हेडिंग द एज ऑफ रेवोल्यूशंस, एज ऑफ रेवोल्यूशंस। जब रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गए, अब लिबरल्स ने रिवॉल्यूशन शुरू कर दिए कंजर्वेटिव के खिलाफ, ठीक है ना। कंजर्वेटिव जो थे वो कौन थे? जो मोनार्की की बात कर रहे थे। कौन थे कंजर्वेटिज्म? कंजर्वेटिव्स कौन थे? कंजर्वेटिव्स बेसिकली बात कर रहे थे किसकी? मोनार्की की, ठीक है ना। लेकिन जो यहां पर अब लिबरल्स थे, वो लिबरल्स कौन हो गए थे?
वो लिबरल्स हो गए थे क्या, वो हो गए थे रिवॉल्यूशनरी, वही तो रिवॉल्यूशनरी हो गए थे, ठीक है ना, वही तो रिवॉल्यूशनरी हो गए थे। तो भैया इन लोगों के बीच में, यानी इनके इनके बीच में क्या हो गया, इनके ऐसे लिख लो, कंजर्वेटिज्म एक तरफ हो गया था, कंजर्वेटिज्म की लड़ाई शुरू हो गई, किससे स्टार्ट हो गई, कंजर्वेटिज्म की लड़ाई शुरू हो गई थी लिबरलिज्म से, शुरू हो गई थी किससे, लिबरलिज्म से। और यही लिबरलिज्म रिवॉल्यूशनरी हो गए थे, क्योंकि यही लिबरलिज्म क्या चाह रहे थे, दे वांटेड व्हाट, डेमोक्रेसी, यही वो लोग तो डेमोक्रेसी चाह रहे थे। ये बात समझ में आई, एज ऑफ रिवॉल्यूशंस में यही चीज है, एज ऑफ रिवॉल्यूशंस में यही चीज है, ठीक है ना, क्लियर हो गया यहां तक, एज ऑफ रिवॉल्यूशंस की शुरुआत यहीं से आएगी। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, अब एज ऑफ रिवॉल्यूशंस में क्या हुआ कि कंजर्वेटिज्म अब जीत गए, लेकिन कंजर्वेटिव्स दे बेसिकली ट्राइड टू कंसोलिडेट देयर पावर। देखिएगा, अब कंजर्वेटिव्स तो जीत गए, लेकिन कंजर्वेटिज्म जो था, जो कंजर्वेटिव्स थे, क्या चाह रहे थे, ये चाह रहे थे कि भाई जो हम पावर जीते हैं उसको पहले कंसोलिडेट कर लें, मतलब क्या कर लें, उसको पहले स्ट्रांग कर लें, है ना, ऐसा ना हो कि हमारा नींव कमजोर रह जाए और दोबारा आगे कंजर्वेटिव्स को फिर से कोई उखाड़ फेंके। तो बेसिकली व्हाट दे वांट इज दे ट्राई टू कंसोलिडेट देयर पावर, ट्राई टू कंसोलिडेट, ट्राई टू कंसोलिडेट देयर पावर। वो चाहते थे कि हमारी पावर जो है वो कंसोलिडेट हो जाए, मतलब पहले हम अपना बेस स्ट्रांग कर लें, ठीक है ना, वो ये चाह रहे थे। उसके अलावा वो क्या चाह रहे थे, वो अगेंस्ट थे, अगेंस्ट चेंजेस, अगेंस्ट चेंजेस, ठीक है ना, वो फेवर ऑफ मोनार्की की बात कर रहे थे, फेवर ऑफ मोनार्की की बात कर रहे थे, है कि नहीं। ये सब चीजें कौन चाह रहा था, ये सब चीजें चाह रहे थे कंजर्वेटिव्स, ठीक है। लेकिन जो कंजर्वेटिव की लड़ाई थी, अब वो सिर्फ लिबरलिज्म से नहीं बची। ये जो लड़ाई आप देख रहे हो कंजर्वेटिज्म की, ये जो कंजर्वेटिज्म की लड़ाई देख रहे हो, दिस वाज नो मोर, कंजर्वेटिज्म की लड़ाई, फाइट, कंजर्वेटिज्म की जो फाइट थी या कंजर्वेटिज्म की जो लड़ाई थी, अब वो लड़ाई बेटा सिर्फ और सिर्फ, अब सिर्फ यहां पर लिबरलिज्म से नहीं बची, जबकि ये फाइट आप देखोगे इट गॉट मिक्स्ड अप विद हुम, इट गॉट मिक्स्ड विद, पहला इट गॉट मिक्स्ड विद लिबरलिज्म, मतलब उनकी लड़ाई अब तो लिबरलिज्म के साथ तो थी ही थी, उनकी लड़ाई जो थी यहां पर देखो, वो लड़ाई लिबरलिज्म के साथ थी, लेकिन अब साथ में लिबरलिज्म के साथ साथ दूसरी बात, वो लोग नेशनलिज्म की डिमांड भी करने लग गए थे, वो लोग नेशनलिज्म की डिमांड भी करने लग गए थे। मतलब अब सिर्फ आजादी नहीं चाहिए, अब सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं चाहिए, अब सिर्फ हमको क्या नहीं चाहिए, अब हमको सिर्फ आजादी, पॉलिटिकल फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं चाहिए, हमको अब नेशनलिज्म की बात भी करनी है, हमें अपना देश भी बनाना है। अभी कोई देश तो बना नहीं था, अभी खाली टेरिटरीज थे जो अलग अलग थे, और टेरिटरीज अलग अलग एरिया में क्या कर दिए गए थे, बांट दिए गए थे। अभी खाली टेरिटरीज को अलग अलग एरियाज में बांट दिया गया था, है ना। ये देखो सेटलमेंट ऑफ यूरोप में यही हो रहा था कि नहीं हो रहा था, सेटलमेंट ऑफ यूरोप देखो, अभी कुछ कंट्री हो रही है भाई, ये कह दिया गया फ्रांस के जो नॉर्थ वाला एरिया है वो नीदरलैंड बेल्जियम को मिल जाएगा, नीदरलैंड बेल्जियम से मिलके ब्रिटेन को चला जाएगा, कोई एक डेफिनेट टेरिटरी नहीं था। तो अभी तक तो लोग लिबरलिज्म की बात कर रहे थे कि हमको भाई पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए, हमको इकोनॉमिक फ्रीडम चाहिए, लेकिन बिकॉज कंजर्वेटिज्म इतनी गंदी चीज थी, कंजर्वेटिज्म फिर से मोनार्की ला रहा था, इस वजह से कंजर्वेटिज्म कह रहा था नहीं, अब इसलिए से लिबरलिज्म, अब लोग जो थे वो सिर्फ लिबरलिज्म की बात नहीं कर रहे थे, वो लिबरलिज्म के साथ साथ नेशनलिज्म की बात भी करने लगे कि हमको अब देश बनाना है अपना, हमको अब देश बनाना है अपना। और ये लड़ाई जो हुई, ये जो यहां पर रिवॉल्यूशन हुआ, प्लीज समझिएगा, यहां पर क्या हुआ, अब ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, मतलब कंजर्वेटिज्म तो थे ही था, कंजर्वेटिज्म की लड़ाई किससे हो गई, कंजर्वेटिज्म की लड़ाई दो लोगों से स्टार्ट हो गई। एक तरफ कौन था, एक तरफ यू विल सी, एक तरफ यू विल सी, पहला कौन था, एक तरफ तो आपने देखा लिबरलिज्म था, एक तरफ लिबरलिज्म था जो क्या बात कर रहा था, पॉलिटिकल फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम, और एक तरफ आ गए अब नेशनलिस्ट, ठीक है ना, जो नेशनलिस्ट, जो नेशनलिज्म की बात कर रहे थे, यानी वो देश बनाना चाहते थे। और इन दोनों ने मिलकर क्या किया, इन दोनों ने मिलकर किया बेटा रिवॉल्यूशन, इसी को हम लोग बोल रहे हैं एज ऑफ रिवॉल्यूशन। इन लोगों ने मिलकर क्या किया, रिवॉल्यूशन किया। और ये रिवॉल्यूशन जब हुआ तो ये रिवॉल्यूशन सिर्फ ऐसा नहीं है कि खाली फ्रांस तक रहा, इस रिवॉल्यूशन में देखो आयरलैंड भी आड़े में आया, यानी ये रिवॉल्यूशन आयरलैंड तक फैला, ये रिवॉल्यूशन पोलैंड तक फैला, ये रिवॉल्यूशन बेटा जर्मनी तक फैला, है ना, तभी तो कंट्री बनेंगे,
तभी तो नेशनलिज्म की फीलिंग यहां पर आएगी, तभी तो आप जर्मनी बनता देखोगे। यही तो बात आ रही है बेटा, कहानी समझ में आ रही है कैसे जर्मनी बन रहा है। तो जर्मनी बना, ऐसे ही तो ये बात फैला, कहां पर पहुंचा, देखो कहां पर पहुंचा, ये पहुंच गया ऑटोमन अंपायर। कहां पहुंच गया, ऑटोमन अंपायर। ऑटोमन अंपायर मतलब जहां पर टर्की रूल कर रहा था, मुस्लिम अंपायर था, ठीक है ना। देखो आयरलैंड, पोलैंड, जर्मनी, ऑटोमन अंपायर, उसके अलावा इटालियन स्टेट, इटली, ठीक है ना। अब अगला जो हेडिंग पढ़ना है हमको, याद करो जो पहले क्लास में मैंने आपको बताया था, पहले क्लास में बताया था मैंने आपको, क्या बताया था पहले क्लास में, पहले क्लास में मैंने आपको बताया था क्या चीज, पहले क्लास में कहा था मैंने आपसे बेटा कि हम लोग एज ऑफ रिवॉल्यूशंस के बाद, जब रिवॉल्यूशन हो जाएंगे कंप्लीट, तो रिवॉल्यूशंस के बाद देश बनना स्टार्ट होगा। तो ये जो रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, एक काम कर रहे हैं, मैं आपको इस स्लाइड को थोड़ा सा मिटा देता हूं, मैं स्लाइड को मिटा रहा हूं, आप लोग मत मिटाइएगा, आप लोग मत मिटाइए, मैंने इसलिए मिटा रहा, मैं बता देता हूं क्यों, मैं बता देता हूं क्यों एक्चुअली क्या हुआ था। फिर से वही चीज लिख रहा हूं, डोंट वरी, कंजर्वेटिव्स, अभी बताता हूं क्यों मिटा रहा मैंने। कंजर्वेटिव्स, कंजर्वेटिव्स की लड़ाई किससे हुई, कंजर्वेटिव्स की लड़ाई किससे हुई, प्लीज राइट। एक तरफ थे कौन, एक तरफ थे लिबरलिज्म, एक तरफ था लिबरलिज्म, एक तरफ था नेशनलिज्म, यही लिखा था ना मैंने, एक तरफ था नेशनलिज्म। इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने क्या किया, रिवॉल्यूशन, क्या किया, रिवॉल्यूशन। ये जो रिवॉल्यूशन किया, इससे क्या हुआ, प्लीज राइट, इससे क्या हुआ प्लीज राइट। कौन कौन से कंट्री में फैला रिवॉल्यूशन, आयरलैंड, आयरलैंड, नेक्स्ट लिखिए कौन कंट्री हुआ, पोलैंड, आयरलैंड, पोलैंड, जर्मनी, जर्मनी, ऑटोमन अंपायर, ऑटोमन अंपायर, और फिर उसके बाद इटली। मतलब इन देशों में ये रिवॉल्यूशन हुए। अब मैंने दोबारा बेटा इसलिए लिखा हुआ है, इसलिए दोबारा इसलिए लिखा हुआ है, अब आपको शायद इस स्लाइड पे इंडिया का फ्लैग दिख गया होगा, देखिए इंडिया का फ्लैग दिख रहा है। मैंने अभी क्या हुआ था, उल्टा हो गया था मुझसे, ग्रीन कलर ऊपर चला गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, बाद में और ऑरेंज नीचे आ गया था। फिर मुझे लगा अगर मैं इसको उल्टा लिख दूंगा तो इंडिया का फ्लैग बन जाएगा, इंडिया का फ्लैग बन जाएगा, ठीक है। तो ये इंडिया का फ्लैग बन गया, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, ठीक है। जो लिबरलिज्म थे और नेशनलिज्म थे, उनका टारगेट मिक्स हो गया ना। अब भाई ये लोग बात कर रहे थे खाली पॉलिटिकल फ्रीडम की, इकोनॉमिक फ्रीडम की, लेकिन ये लोग कह रहे थे भैया अब इकोनॉमिक फ्रीडम पॉलिटिकल फ्रीडम से काम नहीं चलना है, अब इकोनॉमिक फ्रीडम पॉलिटिकल फ्रीडम से बात नहीं चलनी है, अब हमको चाहिए नेशनलिज्म। तो जब ये रिवॉल्यूशन हुआ, जब ये रिवॉल्यूशन हुआ, तो रिवॉल्यूशन कहां कहां हुआ, यही रिवॉल्यूशन आपको मिलेगा आयरलैंड, पोलैंड, आयरलैंड मतलब ब्रिटेन बनेगा, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन आएगा, आयरलैंड, पोलैंड, ऑटोमन अंपायर, जर्मनी, इटली, ये सारे देशों में अब रिवॉल्यूशन होगा। जब इनके यहां रिवॉल्यूशन होगा, वही यहां पर क्या होगा, नेशन बन जाएगा। यही इंडिया में हुआ था, हम लोगों का रिवॉल्यूशन हुआ, एक तरह से हम लोगों का फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, वो क्या हो गया, उससे देश बन गया। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। जहां तक मैं पढ़ा रहा हूं वहां तक एनसीईआरटी पढ़ो, ये बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया। अब यहां पर क्या हुआ, जब हम इस रिवॉल्यूशन की बात करेंगे बेटा, तो ये रिवॉल्यूशन जब शुरू होता है, समझिए फर्स्ट अपील कहां होता है, देखो प्लीज सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आ रहे हैं, देखो देखो, जब हम इस रिवॉल्यूशन की बात करेंगे, प्लीज राइट, प्लीज गिव दी हेडिंग, राइट, फर्स्ट अपीवल, फर्स्ट अपीवल। और ये कहां पर हुआ, जुलाई रेवोल्यूशन, जुलाई रेवोल्यूशन के नाम से। अब हम रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ कौन सा, 1830, जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ 1830, ठीक है। रोमांटिसिज्म पे ही आ रहे हैं बेटा। अब देखो क्या हुआ, समझना, देखो अब जुलाई रेवोल्यूशन की बात करने जा रहे हैं। देखो यहाँ क्या हुआ बेटा, अभी मैंने आपको क्या बताया, कंजर्वेटिव्स पावर में आ गए थे, क्या बताया मैंने आपको, यहाँ पर कंजर्वेटिव्स पावर में आ गए थे। कहानी सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, ये देखो क्या बताया मैंने, कंजर्वेटिव्स पावर में आ गए थे, यानी फ्रांस में फिर से बुरबॉन डायनेस्टी आ गई थी। तो जो बुरबॉन डायनेस्टी अब 1815 में आई थी, कब आई है, 1815 में। कैसे 1815 में सर, क्योंकि भैया 1815 में जो ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई है,
1815 में ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई। जब ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई तो उसमें क्या पता चला कि जो बूरबॉन डायनेस्टी वापस दोबारा से फ्रांस में आ जाती है। अब 1815 से लेकर 1830 तक बूरबॉन की डायनेस्टी फ्रांस में रहती है, ठीक है। लेकिन 1830 में क्या हुआ, प्लीज सी, लेकिन 1830 में क्या हुआ, प्लीज सी। अब 1830 में बॉस ये हुआ कि भैया जो यहां पर बूरबॉन डायनेस्टी थी, बूरबॉन डायनेस्टी लिख लो उस लाइन को, विच वॉज रिस्टोर्ड, बूरबॉन डायनेस्टी विच वॉज रिस्टोर्ड, कब रिस्टोर हुई थी, इन 1815, है ना, विच वॉज रिस्टोर्ड टू पावर इन 1815। जो बूरबॉन डायनेस्टी रिस्टोर कर दी गई थी 1815 के बाद, बूरबॉन डायनेस्टी व्हिच वाज रिस्टोर्ड टू पावर इन 1815 वाज ओवरथ्रोन। अब ये बूरबॉन डायनेस्टी जो आई थी 1815 में, उसको ओवरथ्रो कर दिया गया, वाज ओवरथ्रोन बाय द लिबरल्स। ये था पहला रिवॉल्यूशन। भाई लिबरल्स ने क्या किया, लिबरल्स ने चुपके चुपके काम करना स्टार्ट किया। लिबरल्स ने अंडरग्राउंड सोसाइटी बनाई, है ना, लिबरल्स ने अंडरग्राउंड सोसाइटी बनाई, ये देखो अंडरग्राउंड सोसाइटी बनाई लिबरल्स ने। अब लिबरल्स ने क्या किया, इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनाई और इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू करना किया और इन्होंने क्या किया, रिवॉल्यूशन करना शुरू कर दिए। यही रिवॉल्यूशन किया, इन ऐसे ही सोसाइटी बनी। तो अब क्या हुआ इसमें देखो, यस लिबरल्स ने क्या किया, रिवॉल्यूशन किया। यही रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग कब से होती है, इमीडिएटली 1815 के बाद से हो जाती है। 1815 के बाद से इमीडिएटली गिउसेपी मैज़िनी रिवॉल्यूशन करने लगता है। ये तो एक नाम है, लेकिन पूरे यूरोप में जगह जगह जो है लोग रिवॉल्यूशंस कर रहे थे। और इसी रिवॉल्यूशन का नतीजा निकल के आता है कि भैया जब अलग अलग देशों में रिवॉल्यूशन हुए अलग अलग तरीके से, तो वहां उसका आउटकम ये निकल के आया कि 1830 का जो रिवॉल्यूशन था, जुलाई रिवॉल्यूशन ऑफ 1830, उसमें लिबरल्स ने उन बूरबॉन डायनेस्टी को ओवरथ्रो कर दिया, यानी गद्दी से उखाड़ फेंका, जो 1815 में गद्दी बैठ गए थे। तो जुलाई रेवोल्यूशन में क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बूरबॉन डायनेस्टी व्हिच वाज रिस्टोर्ड टू पावर इन 1815, उसको ओवरथ्रो कर दिया गया बाय द लिबरल्स। उन्हीं लिबरल्स ने ओवरथ्रो कर दिया, उन्हीं लिबरल्स ने ओवरथ्रो कर दिया। एक बार नेपोलियन ने ओवरथ्रो किया था, ठीक है ना भाई। देखो पहले क्या हुआ, फ्रांस में पहले क्या था, मोनार्की थी, ठीक है, मोनार्की खत्म हुई, रिपब्लिक हो गया फ्रांस, रिपब्लिक हो गया, उसके बाद वहां पर नेपोलियन आ गया। जब नेपोलियन आ गया, नेपोलियन मरा, जब नेपोलियन बैटल ऑफ वाटरलू में हार गया, तो उसके बाद बूरबॉन डायनेस्टी फिर से ले आए थे वो लोग। मैंने बताया आपको, सेटलमेंट ऑफ यूरोप हुआ, बूरबॉन डायनेस्टी फिर से ले आए। कौन लोग, कंजर्वेटिव्स, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, ब्रिटेन, है ना, रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, जो लोग चाहते थे मोनार्की आ जाए, कंजर्वेटिव्स थे वो लोग क्या कहिए, उन्होंने बूरबॉन डायनेस्टी फिर से ले आए फ्रांस के अंदर। बूरबॉन डायनेस्टी फ्रांस में रूल कर रही थी 1815 से लेकर 1830 तक। 1830 में फाइनली एक ऐसा रिवॉल्यूशन हुआ, जुलाई रिवॉल्यूशन बोलते हैं 1830 का। उस रिवॉल्यूशन में लिबरल्स ने उन बूरबॉन डायनेस्टी के लोगों को उखाड़ फेंका, ठीक है ना, उन बूरबॉन डायनेस्टी के लोगों को उखाड़ फेंका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बूरबॉन डायनेस्टी के लोगों को वाज ओवरथ्रोन बाय द लिबरल्स, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब जब इनको ओवरथ्रो किया, तो यहीं पर एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है जो दिया जाता है, और वो स्टेटमेंट क्या है, वो स्टेटमेंट है, व्हेन फ्रांस स्नीजेस, when France sneezes, the rest of Europe catches cold. The rest of Europe catches cold. ये स्टेटमेंट दिया गया था। ये स्टेटमेंट किसने दिया, ये स्टेटमेंट किसने दिया, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय ड्यूक मैटरनिच। मैटरनिच ने यही स्टेटमेंट दिया कि भैया जब फ्रांस स्नीज कर देता है ना, तो पूरी दुनिया को कोविड हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो चिंगारी फ्रांस से चली थी, कौन सी, मोनार्की के अगेंस्ट, वो दूसरे देशों में फैली, लेकिन प्रैप कंट्रीज ने एनी हाउ उसको सप्रेस करने की कोशिश किया, वो दोबारा मोनार्की ले आए, लेकिन फ्रांस ने एक बार छींक दिया था, इसीलिए वहां पर फिर से दोबारा उन बूरबॉन डायनेस्टी को ओवरथ्रो कर दिया गया। और वहां पर अब ये रिवॉल्यूशन हुआ, जुलाई रिवॉल्यूशन ऑफ 1830, जिसमें बूरबॉन डायनेस्टी को ओवरथ्रो कर दिया गया बाय द लिबरल्स। ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट था, ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। अब इस पर्टिकुलर जब रिवॉल्यूशन हुआ, जुलाई रिवॉल्यूशन, इस जुलाई रिवॉल्यूशन के क्या आउटकम्स थे, प्लीज राइट आउटकम्स ऑफ जुलाई रिवॉल्यूशन। खत्म कर रहे हैं बस हम लोग, डोंट वरी। आउटकम्स ऑफ जुलाई रिवॉल्यूशन, चैप्टर बहुत बड़ा है बेटा, पढ़ते रहो, ठीक है ना।
घिसोगे नहीं तो चमकोगे कैसे? ठीक है ना, घिसोगे नहीं तो चमकोगे कैसे? अब इसके आउटकम क्या थे फ्रांस के रेवोल्यूशन के, प्लीज सी। फ्रांस के रेवोल्यूशन के बेटा दो आउटकम्स जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। फ्रांस के रेवोल्यूशन के दो आउटकम्स, चलिए लिखिए, पहला आउटकम लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज राइट द फर्स्ट आउटकम। फर्स्ट आउटकम, अपराइजिंग इन ब्रूसल्स। अब याद करो ब्रूसल्स कहां पर था? अपराइजिंग इन ब्रूसल्स, अपराइजिंग इन ब्रूसल्स, ठीक है। और दूसरा, दूसरा आउटकम था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक वॉर ऑफ, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये दो बड़े आउटकम थे, ये दो बड़े आउटकम थे जो जुलाई रेवोल्यूशन के थे। अब ये क्या क्या थे देखो जरा, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। कैच के बाद क्या लिखा है? कैच कहां लिखा है बेटा? कैच कहां लिखा हुआ है? कैच इज कोल्ड, कैच इज कोल्ड, कैच इज कोल्ड, ठीक है। अब जरा देखो यहां पर, जुलाई रिवॉल्यूशन हो गया, लिबरल्स ने बुरबॉन डायनेस्टी को ओवरथ्रो कर दिया। अब पहला उसका क्या नतीजा निकल गया? अपराइजिंग इन ब्रूसल्स। अब ये देख रहे हो ब्रूसल्स, देखो 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 देखो, बेल्जियम के पास ही यहां पर ब्रूसल्स था, ठीक है, ब्रूसल्स। ब्रूसल्स जो है एक्चुअली इट इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। तो बेल्जियम किसको दे दिया गया था? जबरदस्ती दिया गया ना भाई, फ्रांस ने कैप्चर कर लिया, ठीक बात है, लेकिन जब फ्रांस ने कैप्चर किया, नेपोलियन ने कैप्चर कर दिया, नेपोलियन मर गया, जब नेपोलियन हार गया बैटल ऑफ वाटरलू, तो सेटलमेंट हुआ यूरोप का, बेल्जियम और नीदरलैंड दे दिया गया भाई, नीदरलैंड, किंगडम ऑफ नीदरलैंड के अंदर बेल्जियम डाल दिया। अब जबरदस्ती डाल रहा हो कहीं पर, तो कैसे रहेगा वहां पर? रह नहीं पाएगा। वहां के लोगों ने विद्रोह कर दिया, यहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया भाई। ब्रूसेल्स जो है बेसिकली, मैं बेल्जियम की बात कर रहा हूँ, ब्रूसेल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। आज के डेट में ब्रूसेल्स जो है कैपिटल है बेल्जियम की। तो पहला अपराइजिंग क्या हुआ? अपराइजिंग इन ब्रूसेल्स, पहले लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। बेल्जियम ब्रोक अवे, याद करिए, वहां लिखा हुआ था ना, वहां याद लिखा था ना, लिखिए, सेटलमेंट ऑफ यूरोप में बेल्जियम था ना, बेल्जियम ब्रोक अवे, बेल्जियम ब्रोक अवे फ्रॉम किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स। किंगडम ऑफ नीदरलैंड याद आ रहा है ना, सेटलमेंट ऑफ यूरोप हुआ था। सेटलमेंट ऑफ यूरोप में क्या हुआ था? किंगडम ऑफ नीदरलैंड को बेल्जियम दे दिया गया था, किंगडम ऑफ नीदरलैंड को बेल्जियम दे दिया गया था। अब जबरदस्ती पकड़ा दिया बेल्जियम, ठीक है, जबरदस्ती पकड़ा दिया। इसी वजह से बेल्जियम में अपराइजिंग्स हो गई। मैनी ब्रूसल्स इज द नेम ऑफ द सिटी, कैपिटल का नाम है ब्रूसल्स, तो ब्रूसल्स बेल्जियम के अंदर है। यहां पर बहुत ज्यादा अपराइजिंग्स हुई इस जुलाई रेवोल्यूशन के अंदर, और इसका आउटकम निकल के आया कि ब्रूसल्स या बेल्जियम जो है वो किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो जाता है, ठीक है ना, क्लियर हो गया, ठीक है ना, क्लियर है। अब हम बात करें ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की, तो यहां पर क्या हुआ भाई साहब, ये देखिए, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ग्रीक जो है उसको क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन कहा जाता था। जो ग्रीक है इसको बेटा कहा जाता है क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, मतलब यूरोप की जो सिविलाइजेशन है वो यहीं से पैदा हुई है, ग्रीस से। क्रेडल मतलब क्या होता है? झूलना वाला, जिसमें बच्चे को डाल के झुलाते हैं, क्रेडल बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, ठीक है ना। तो क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, भैया हम लोग छोटे थे तो हमारे लिए तो क्रेडल वेडल होता नहीं था, ठीक है, हमारे लिए तो क्या होता था, हमको चादर में डाल दिया जाता था, मतलब उधर से पापा ने पकड़ लिया, इधर से माता जी ने पकड़ लिया, तो पिताजी और माता जी हमको पकड़े हुए हैं, और चादर थी, चादर में डाल दिया हमको। अब वो चादर झुला रहे हैं हमको ऐसे सुलाने के लिए, सो जा सो जा, लेकिन आसिम सर सोने को तैयार नहीं। आसिम सर कह रहे नहीं हमें तो हिस्ट्री पढ़ानी है, बचपन नहीं लग रहा हिस्ट्री पढ़ाएंगे हम। तो वही बात हो गई, क्रेडल बोलते हैं बेटा, जो बड़े लोग अमीर लोग होते हैं वो क्रेडल बोलते हैं अंग्रेजी में, क्रेडल, ठीक है ना, क्रेडल क्रेडल ऐसे बोलते हैं भैया, क्रेडल पालना है उसको बोलते हैं, ठीक है ना, पालना। तो इसलिए ये तो यहाँ पर हो गया, हम लोग जो है, हम लोग को तो भैया चादर में झुला देते थे, सुला देते थे, पता नहीं चलता था कब सो गए। तो क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन बोला जाता था। ये जो ग्रीक था बेटा, ये ग्रीक उस वक्त ऑटोमन एम्पायर के अंडर था। अब याद करो, ऑटोमन एम्पायर में भी रिवोल्ट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, याद कर लिया,
आपने अभी यहाँ बताया हमको ऑटोमन एम्पायर, अभी देखो एक जगह रिवोल्ट दिखा दिया हमने आपको, एक जगह रिवोल्ट हो गया, अब ऑटोमन एम्पायर में रिवॉल्यूशन हो रहा है। ऑटोमन एम्पायर में रिवॉल्यूशन हुआ तो कैसे हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, ऑटोमन एम्पायर में यहाँ था, यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर में कौन सा था, मुस्लिम एम्पायर रूल कर रहा था, यहाँ पर मुस्लिम एम्पायर था, ठीक है, यहाँ मुस्लिम एम्पायर था। अब क्या हुआ, ग्रीक, यहाँ पर मुस्लिम एम्पायर, अब यहाँ पर भी चिंगारी पहुंच गई फ्रांस की। भाई फ्रांस की जो चिंगारी थी वो जैसे कहा ना, व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, तो एक बार फ्रांस ने छींक दिया तो ग्रीक में भी ये बातें पहुंच गई, ग्रीक वाले कह रहे हैं हमको भी आजादी चाहिए। तो यहाँ पर ग्रीक की जब आजादी मिली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 15 सेंचुरी की बात है, दिस इज द पॉइंट ऑफ 15 सेंचुरी, 15 सेंचुरी की बात है, लिख लीजिए। अब यहां पर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है प्लीज लिखिए। जब यहां पर ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है, आपकी एनसीईआरटी कहेगा कि एनसीईआरटी में लिखा है कि भाई ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है बेटा वो शुरू कब हुई, वो स्टार्ट हुई थी 1821 में, इसकी वॉर स्टार्ट हो गई थी 1821 में, लेकिन फाइनली इसको यहां पर इंडिपेंडेंस कब मिलता है, 1821 में स्टार्टिंग हो गई इसकी लड़ने की, लेकिन फाइनली क्या हुआ, फाइनली जुलाई के रिवॉल्यूशन में एक ऐसा भयानक इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से 1830 में आके ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट हो जाता है। और जब ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट होता है तो इस ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का आउटकम क्या था, इस ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का क्या आउटकम था सर, आउटकम था इसका ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, प्लीज राइट, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल बेटा एक जगह का नाम है, कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल एक जगह का नाम है जो इस्तांबुल के बहुत पास है इन टर्की, ठीक है ना। एक्चुअली क्या था, जो ग्रीस था पहले, ग्रीक था पहले, वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर था और ऑटोमन एम्पायर में मुस्लिम एम्पायर का रूल था, यानी ग्रीक ऑटोमन एम्पायर मतलब जो टर्की का एम्पायर रूल, यहाँ टर्की रूल करता था। तो बेसिकली पहले ग्रीस में ऑटोमन एम्पायर का रूल था। ग्रीस की बात करें तो उसको क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन कहते हैं। ग्रीस की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू होती है 1821 में, जैसे इंडिया की बहुत पहले स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना, बहुत पहले स्टार्ट हो जाती है, लेकिन फाइनली इंडिया को आज़ादी कब मिलती है, 1947 में। ऐसे ही इनकी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1821 से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इनको आज़ादी मिलती है जाके 1830 में। कब, जुलाई रिवॉल्यूशन के साथ, कब, जुलाई रिवॉल्यूशन। ये जो जुलाई रिवॉल्यूशन है 1830 का, काफ़ी ज़्यादा डिसाइडिंग था। ऐसे सारे बहुत सारे फैक्टर, अभी डाउट में ये मत पूछना कि ऐसा क्या हो गया था जुलाई में, एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है। मानू पूछ रहा है सर वाई ग्रीक क्रैडल इज कॉल्ड यूरोपियन सिविलाइजेशन, क्योंकि बेटा वहां पर जो भी सिविलाइजेशन रूल कर रही थी, मतलब वहां का कल्चर, ग्रीस का कल्चर पूरे यूरोप में फॉलो किया जाता है, ग्रीस का कल्चर पूरे यूरोप में फॉलो किया जाता है। मतलब जो कल्चर आप यूरोप में देखोगे उसका पैदाइश ग्रीस से होती है, ठीक है। जो भी कल्चर आप यूरोप में देख रहे हो उसकी पैदाइश शुरू होती है कहां से, ग्रीस से, ठीक है ना। 1832 है क्या, हाँ 1832, 18, ये तो जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ भाई, जुलाई रिवॉल्यूशन हो गया 1830 में कंप्लीट, लेकिन ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन कब होगी भाई, लड़ाई कंप्लीट हो जाएगा तो ये साइन तो बाद में हुई ना, ये 1832 में साइन हुई, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में साइन हुई। अरे भैया निखिल 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल है, जुलाई रिवॉल्यूशन तो 1830 का ही है ना, कैसी बातें कर रहे हो, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, कहां दिया है एनसीईआरटी में, पढ़ो जरा। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में हुआ है। अगर आप पेज नंबर पढ़ोगे एनसीईआरटी का, पेज नंबर 13, पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ पढ़ो, पेज नंबर 13 का सेकंड पैराग्राफ पढ़ो, पेज नंबर 13 प्लीज रीड सेकंड पैराग्राफ। लिखा है द फर्स्ट अपीवल टुक इन फ्रांस इन जुलाई 1830, पहला अपीवल फ्रांस में हुआ था, पहला अपीवल फ्रांस में हुआ, फिर आपको बेल्जियम ब्रुसेल से मिला, पहला कहां हो गया, पहला फ्रांस में हो गया। उसके बारे में कुछ दिया ही नहीं है एनसीईआरटी में, तो हमने भी उसको नोटिस नहीं लिया। क्या है उसमें, द फर्स्ट अपीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन 1830, और उसमें क्या हुआ, बेल्जियम, उसमें क्या हुआ, द बूरबॉन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड। तो पहला आपका आउटकम क्या दिख रहा है, फर्स्ट अपीवल जुलाई में हुआ, फर्स्ट अपीवल का आउटकम क्या मिला, ये है पहला आउटकम, पहला आउटकम ये है कि बूरबॉन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया गया। दूसरा आउटकम क्या है, दूसरा आउटकम सर ये है, दूसरा आउटकम क्या है, ये है दूसरा आउटकम, क्या किया गया, अपराइजिंग हुई ब्रसेल्स में। तीसरा क्या है, तीसरा है सर ये वाला, जहां पर ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, ठीक है ना, 1832 में कंप्लीट हुआ, 1832 में ट्रीटी साइन हुई, ठीक है ना। फाइनली क्लियर हो गया यहां तक बात, ये हो गया आउटकम्स ऑफ जो हम बात कर रहे हैं ग्रीस की, ठीक है ना। अब यहां पर इसमें ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, इसमें जो कॉन्स्टेंटिनोपल है इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, और इसी के साथ जो है हम लोग अपना रोमांटिसिज्म के ऊपर आ जाएंगे। रोमांटिसिज्म आज पढ़ ही लेंगे, अब इतना कर रहे हैं तो, ठीक है ना, छोटा सा पार्ट है,
लिख लीजिए ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। चलो एक काम करते हैं, रोमांटिसिज्म अगली क्लास में पढ़ोगे, रोमांटिसिज्म अगली क्लास में पढ़ोगे। आज यहीं पर ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के प्रोविजंस लिख के खत्म कर देते हैं, ठीक है। आज ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के प्रोविजंस लिख के एंड कर देते हैं। लास्ट पोर्शन, ठीक है। चलो आगे नहीं पढ़ाएंगे, आगे नहीं पढ़ाएंगे, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के प्रोविजंस लिख के खत्म कर देते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट इसमें लिख लेते हैं, लिख लो बेटा। बस 3 चीजें हैं, प्लीज राइट 3 पॉइंट्स। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, चलिए पहला पॉइंट देखिए क्या हुआ यहां पर। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल लिखना है आपको, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म होने लगा था यूरोप के अंदर, समझना, ठीक है ना। ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, भाई यूरोप के अंदर नेशनलिज्म बढ़ने लग गया था। ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, मतलब आपको अगर लिखने को आ गया तो क्या लिखोगे, अभी वो लिखा रहे हैं आपको। पॉइंट नंबर बी, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल की बात कर रहे हैं। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वाज साइंड इन द ईयर 1832 और साइंड इन द ईयर 1832, ठीक है। तो अब पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है कि भैया देखिए काफी ज्यादा नेशनलिज्म ग्रो करने लग गया था यूरोप के अंदर, ठीक है ना। ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, इसको इस ग्रीक इंडिपेंडेंस वॉर को सपोर्ट मिला था वेस्टर्न कंट्रीज का, सपोर्ट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, सपोर्ट ऑफ वेस्टर्न नेशंस, सपोर्ट ऑफ वेस्टर्न नेशंस, ये मिलने लगा था। साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने कहा ना ग्रीक इज कॉल्ड द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे पोएट्स, बहुत सारे इस तरह के लॉरेट्स थे जिनका यहाँ पर इंपैक्ट रहा। प्लीज राइट रोल ऑफ पोएट्स, रोल ऑफ पोएट्स, रोल ऑफ पोएट्स। ये पोएट्स जो थे वो ऐसी ऐसी बातें लिख रहे थे अपनी पोएम में कि भैया दिल लबालब हो जा रहा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉर्ड बायरन, फॉर एग्जाम्पल लॉर्ड बायरन, ठीक है। लॉर्ड बायरन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। एक बार आप एनसीईआरटी पे आइए, आपको समझ में आ जाएगा। प्लीज रीड दी एनसीईआरटी, प्लीज रीड दी एनसीईआरटी ऑन पेज नंबर 13, थर्ड पैराग्राफ, पेज नंबर 13 थर्ड पैराग्राफ। An event that mobilized the national feelings among the educated middle elite class across Europe was the Greek War of Independence, है ना। तो भाई जाहिर सी बात है मिडिल क्लास ने ही पूरा रेवोल्यूशन किया था, ये तो हम स्टार्टिंग से देखे आ रहे हैं। एक तरफ एरिस्टोक्रेसी था, एक तरफ पीजेंट क्लास था, और मिडिल क्लास ने इसका शुरुआत करी थी, ठीक है ना। फिर आगे देखिए, यूरोप वॉज, ग्रीक हैड बीन द पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर, मैंने आपको बता दिया ग्रीक ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था सिंस दी 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी से। द ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ग्रीक्स। तो जो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हुआ, इसकी वजह से ये स्पार्क, ये जो यूरोप के अंदर बाकी चिंगारी फैली नेशनलिज्म की, स्पार्क ऑफ नेशनलिज्म, जो नेशनलिज्म की चिंगारी थी, स्पार्क ऑफ नेशनलिज्म, बेटा वो इसको ऐसे लिख लो, जो स्पार्क था नेशनलिज्म का, जो स्पार्क था यहाँ पर नेशनलिज्म का, वो स्पार्क आप देखोगे वो कहां पहुंचा, वो ग्रीक भी पहुंच गया। कहां पहुंच गया, ग्रीक पहुंच गया। जब ग्रीक पहुंचा तो वहां पर इनको सपोर्ट मिला किसका, वेस्टर्न कंट्रीज का। देखो नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, nationalists in Greece got the support from other Greeks living in exile and also from the Western European country, European nations, ठीक है ना। वेस्टर्न यूरोपियन नेशन से इनको हेल्प मिला, साथ में वो सारे ग्रीक से हेल्प मिला जो और कहीं रहते थे, ठीक है ना। फिर उसके बाद आगे क्या लिखा देखो, फिर आगे लिखा है पोएट्स एंड लॉरेट्स लॉर्डेड ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। जो पोएट्स थे, जो और भी ऐसे लॉरेट्स थे, ग्रीस को यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्रेडल बोल रहे थे, ठीक है। द 8th इंग्लिश पोएट Lord Byron organized funds and later went to fight in the war where he died of fever in 1824। वो बीमारी से अपने मर जाते हैं। फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल लड़ी जाती है 1832 के अंदर, ठीक है ना। यहां तक आई होप आपको ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल समझ में आ गया होगा। जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होना है बेटा, दैट विल बी अबाउट दी रोमांटिसिज्म। तो ये वो रोमांटिसिज्म नहीं है बेटा जो आपको आपकी मैडम से होता है, ठीक है ना। ये वो रोमांटिसिज्म नहीं है बेटा जो आपको आपकी मैडम से होगा कि भैया हमको तुमसे प्यार हो गया है, हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते हैं,
तो बेटा ये वो रोमांटिसिज्म नहीं है जो आपको आपकी मैडम से होता है। ये रोमांटिसिज्म दूसरा रोमांटिसिज्म है बेटा। कौन सा रोमांटिसिज्म है सर? ये रोमांटिसिज्म अलग है। ये कैसा रोमांटिसिज्म है? जब आप अपने देश से प्यार करें, वो होता है रोमांटिस, वो तो नेशनलिज्म हो गया। लेकिन आप अपने देश से प्यार कैसे कर रहे हैं? थ्रू कल्चरल फीलिंग, यानी हमारे देश की सभ्यता है ये, इसलिए हम अपने देश से प्यार, मतलब हम अपने देश से कैसे जुड़े हुए हैं? हम अपने देश से जुड़े हुए हैं कैसे? फीलिंग्स की वजह से, इमोशंस। कौन सा इमोशन? कल्चरल फीलिंग। खाना खाया नहीं खाया जाता है, हमारे देश में नमस्कार करने की प्रथा है, हमारे देश में पैर छूने की प्रथा है, ये हमारा रोमांटिसिज्म है। ये वो रोमांटिसिज्म नहीं है जो आपको अपनी मैडम से हो जाता है। ये रोमांटिसिज्म दूसरा रोमांटिसिज्म है बेटा। समझ में आ रहा है ये बात? इस रोमांटिसिज्म की कहानी मैं आपको नेक्स्ट में शुरू करूंगा, जहां मैं आपको बताऊंगा, हालांकि मैंने डीपीपी में आपको सवाल दे दिया है, तो व्हाट इज रोमांटिसिज्म आपको इतना बता के जा रहा हूं ताकि आपको सवाल निपट जाए। क्या है रोमांटिसिज्म? ये कल्चरल मूवमेंट है। ये कल्चरल मूवमेंट है, कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है। ये एक कल्चरल मूवमेंट है। कल्चरल मतलब आपके कल्चर से रिलेटेड है। आपका कल्चर मैच कर जाएगा तो आपको उससे फीलिंग आ जाएगी, है क्या नहीं? आपको कोई मिल जाए पैर छूता हुआ, हाँ भाई भारत माता की जय, हाँ भाई, कल्चरल अटैचमेंट हो जाता है। दैट इज व्हाट इज रोमांटिसिज्म। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, हालांकि इससे ज्यादा इसमें है नहीं, लेकिन आपको मैं बताऊंगा ये रोमांटिसिज्म क्या होता है। ठीक है, तो जहां पर नेशनल फीलिंग आ जाए वो रोमांटिसिज्म की कैटेगरी में चला जाता है। कल्चरल मूवमेंट है जो एक तरह की नेशनल फीलिंग्स को ऐड ऑन करता है। इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, और सेलिसिया एपिसोड ये सब फिर से रह गया है। अब तुमने लाइव क्लास होती है तो तुम लोगों को पढ़ाना मुश्किल पड़ जाता है, तुम लोग इतने डाउट पूछने लगते हो। ठीक है, तो भैया, और स्टार्टिंग में आज मुझे सारे कॉन्सेप्ट भी तुमको देने थे, तो जो आज स्टार्टिंग में 15-20 मिनट का कॉन्सेप्ट दे दिया मैंने, उसकी वजह से थोड़ा वो हुआ। लेकिन आज के इस क्लास में फिर से मैं कुछ चीज़ों को वहाँ पर, फिर से कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पर मिटा के जा रहा हूँ, जैसे कि सेलेसिया एपिसोड इस वाली क्लास में नहीं हो पाया। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हटा देते हैं ताकि पीडीएफ में आपको ये ना दिखे कि भैया हमने तो यहाँ पर पढ़ा था, सर ने पढ़ाया लिखा है पर पढ़ाया नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको नेक्स्ट क्लास में कवर कर देंगे, है कि नहीं? नेक्स्ट क्लास में कवर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो रोमांटिसिज्म की शुरुआत तो उसमें हुई है लेकिन एंड इसमें नहीं हुआ। ठीक है, अब मुझे ये बता दो कि तुम लोगों को इतनी सब बातें जो है समझ में आई कि नहीं आई? इतनी सब बातें तुम लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ गई हैं? और आज की क्लास से मजा आया हो? सारे पॉइंट्स देखो, पॉइंट मिस हो गए होंगे तो कोई बात नहीं, पॉइंट मिस हो गए तो भैया एनसीईआरटी से नोट्स में लिख रहा है उसको नोट्स में ऐड ऑन कर लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं कोई, बाकी याद कर लेना, ठीक है ना? नहीं मिस हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मिस हो गए हो तो बता देना, ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप बता दो मुझे कि तुम लोगों को भैया समझ में आया कि नहीं आया आज की बातें। आज की बातें, आज की क्लास तुम लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? मज़ा आया कि नहीं आया मुझे वो बता दो पहले, उस हिसाब से फिर आगे चलें। अगर समझ में आ गया हो, अगर समझ में आ गया हो, अगर समझ में आ गया हो तो मुझे एक बार जल्दी से थम्स अप कर दो कि सर समझ में आ गया। समझ में आ गया, थम्स अप कर दो, थम्स अप कर दो जल्दी से। फिर एक शायरी सुनाते हैं तुम लोगों को, शायरी सुनाते हैं, सुन लो। अर्ज किया है, अर्ज किया है, आज तुम लोगों को शायरी सुना के जाते हैं, ठीक है? अर्ज किया है, सुनाने। आप क्यों रोएंगे मेरे खातिर, फर्ज ये सारे गुलाम के हैं, दिन में 100 बार याद करता हूँ, पासवर्ड सारे तेरे नाम के हैं। ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। पढ़ाई करो बेटा, खूब सारी, खूब सारी पढ़ाई करो। जल्दी से बताओ, थम्स अप कर दो, हार्ट सेंड कर दो, समझ में आ जाए मुझे कि तुम लोगों को शायरी भी समझ में आ गई। आई कि नहीं आई बता दो एक बार, आई कि नहीं आई बता दो जल्दी से। हाँ जी। हाँ जी, अगर क्लियर हो गई हो तो एक बार जल्दी से हार्ट्स मुझे मिल जाने चाहिए ताकि मेरा थोड़ा सा, समझ रहे हो, मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहूं कि हाँ यार मज़ा आ गया, तुम लोगों को सब समझ में आ गया, सब समझ में आ गया, क्लियर हो गया, एकदम पता चल जाना चाहिए मुझे।
एमआर सर के पढ़ाने की बहुत ज़बरदस्त आवाज़ें आ रही हैं। एमआर सर के पढ़ाने की बहुत ज़बरदस्त आवाज़ें आ रही हैं, और आपके और मेरे बीच में ऋतिक सर भी मौजूद है यहाँ पर। ऋतिक सर खड़े हुए हैं, आ जाओ ऋतिक सर। उड़ान है तो क्या हुआ, आ जाओ सर। आप बच्चे से मिलवा देते हैं आपको। तो ये है ऋतिक सर हमारे। खत्म हो गया है, ऋतिक सर आ गए। ऋतिक सर ओपी कर दो यार। सर ये हार्ट्स आप ही के लिए है, ये दिल और हार्ट्स आप ही के लिए आ रहे हैं, देख लो। आप आपके आते ही आ गए सब। बस खत्म हो गई सर। तो ये ऋतिक सर है, बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं, बहुत बढ़िया डांस करते हैं, बहुत बढ़िया बैडमिंटन खेलते हैं। अरे, अरे सर, तो बहुत बढ़िया खेलते हैं ये बैडमिंटन। हाइट तो आप देख ही रहे हो, ओपी तो है ही। तो बता दो। चलो सर जा रहे हैं फिर। ठीक है भाई, चलो फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। ऑल राइट, तो विद दिस वी एंड आवर क्लास फॉर टुडे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। हैव अ वेरी वेरी गुड डे।